लाइव है। जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है मेरे सभी भाई बहन एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और पूरी आशा करता हूं, पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी तैयारी को बिल्कुल उसी जोशीले अंदाज में, उसी एक्साइटमेंट, उसी मोटिवेशन, उसी उत्साह के साथ लेकर चल रहे होंगे जिस जैसे कि आपने इसे पहले दिन से शुरू किया था। क्या आप याद कर पा रहे हैं वो पहले दिन वाला उत्साह कि हाँ, इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार पेपर बस निकालना है? तो वही उत्साह आपको लगातार बनाए रखना है। उसी उत्साह के साथ आपको इस तैयारी को शुरू करना है। तो प्यारे साथियों, आज से आप सभी की फिजिक्स की क्लास शुरू हो रही है, मेरे यानी धर्मेंद्र के साथ। और हम लोग इसमें एनटीपीसी के स्तर की फिजिक्स को कवर कर रहे होंगे। तो पहले तो सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे। और आप सभी मुझे बताइए, आप सभी के हालचाल कैसे हैं? कुछ समस्याएं, दिक्कत, परेशानी, दर्द, तकलीफ तो नहीं है? देखिए, वैसे अगर तैयारी के दौरान कुछ समस्याएं, दिक्कत नहीं है, फिर आप मान लीजिए थोड़े से गलत रास्ते पर आप हैं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उल्टा नहीं बोल गया हूँ मैं। तैयारी के दौरान हमेशा ही कुछ तकलीफें तो होती हैं। अगर हम किसान परिवार से हैं, एक मीडियम फैमिली से हैं, तो सबसे पहले आर्थिक तंगी होती है, पैसे की समस्याएं होती ही होती हैं। क्यों, मैं महसूस कर पाता हूँ उन चीज़ों को। मैं भी एक ऐसे ही परिवार से निकला हूँ। बाकी अगर चलो फैमिली थोड़ी स्टेबल भी है, फाइनेंशियली आर्थिक स्थितियाँ ठीक भी हैं, तो सामाजिक दबाव होता है। तैयारी करते हुए साल, 2 साल, 3 साल हो ही गए हैं, और हर समाज ये चाहता है कि इनका कल ही सिलेक्शन हो जाए। तो लोगों के क्वेश्चन से परेशान हैं। अगर चलो लोगों के क्वेश्चन से भी परेशान नहीं हैं, तो फिर अपना मानसिक दबाव बहुत ज़्यादा है, मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है। हम सोचते हैं कि यार, मेरा सिलेक्शन कब होगा? जब किसी यार दोस्त का सिलेक्शन होता है तो अंदर से कांप उठते हैं कि क्या होगा अगर हमारा नहीं हुआ। तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि इस तरह की समस्याएं, इस तरह की परेशानियां, इस तरह की प्रॉब्लम्स तैयारी के दौरान होती ही हैं। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इन सब का अभी कोई समाधान नहीं है। कोशिश करिए कि अपने आप को मजबूत बनाइए, इन्हें सहिए, इन्हें टॉलरेट करिए। ये कोई आपके हिस्से में ही नहीं आई हैं। हर तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के हिस्से में ये चीज़ें आती हैं। और मैं तो कहने वाला हूँ कि जैसे एनटीपीसी की तैयारी में आपने सिलेबस को पढ़ा होगा कि मैथ सिलेबस है, रीजनिंग सिलेबस है, जीएस सिलेबस है, साइंस सिलेबस है, वैसे ही आप इनको भी सिलेबस बना लो। इनको भी आप सिलेबस में इंक्लूड करो। अभी इनके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको सहने की आदत डालनी है। जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन ये सारी प्रॉब्लम्स अपने आप खुद ब खुद। तो अगर आपके रास्ते में इस तरह की परेशानियां हैं, मुश्किलें हैं, तो वो होंगी ही, तब तक कि हम सफल नहीं हो जाते। और अगर हम ऐसा सोचते हैं कि जब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं पूरी दुनिया को जवाब दे दूंगा, तो देखिए, आप गलत सोचते हैं। क्यों? क्यों भैया, ऐसा क्यों? आज तो वो लोग हमें परेशान करते हैं, क्योंकि वो दुनिया वो रहेगी ही नहीं जैसी आज है। वो दुनिया पूरी तरह बदल चुकी हो। जो आपको ऐसा बोलते हैं ना कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, वो अपने बच्चों को आपके उदाहरण दे रहे होंगे। तो असल में जब पूरी दुनिया ही वैसी नहीं रहेगी तो हमें शिकायत किससे? इसलिए पूरी दुनिया को बदलने की छोड़कर आप अपने आप को बदलिए। हमेशा आपका सम्मान नहीं होता है, आपके हिसाब से लोग बात नहीं करते हैं, आपकी स्थिति के हिसाब से लोग बात करते हैं। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि इन सभी समस्याओं का सिर्फ एक समाधान है, और वो है सिलेक्शन। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप सभी को वो उत्साह, वो एक्साइटमेंट, वो मोटिवेशन रखना है जो आपने बैच शुरू करते समय किया था। अब अगर कोई कह भी रहा हो, ये बात मैंने छेड़ी आपके हालचाल पूछने पर, क्योंकि जब भी मैं हालचाल पूछता हूँ पहले दिन, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी बहुत परेशान हैं, बहुत लोगों को उसका दबाव सहना पड़ रहा है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो बच्चे, मत कहिए उन चीज़ों को, परेशानी कहिए ही मत, बस कहिए हम बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी तैयारी में लगे हैं। ठीक है जी। चलो, तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप सभी मेरी बात को समझ गए होंगे, और हम लोग मिलकर एक अच्छी तैयारी, एक अच्छी मेहनत करेंगे। एक यात्रा है हमारे मंजिल तक की, और मंजिल है हमारा सिलेक्शन। और हम कोशिश करेंगे कि ये यात्रा हमारी बेहतर रहे। वैसे तो जिन्होंने, जो मेरे साथी, जो मेरे भाई बहन मुझसे किसी भी बैच में फिजिक्स पढ़ चुके हैं, शायद उन्हें कोई संशय नहीं होगा, उन्हें कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जो भी साथी अभी नए जुड़ रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि हम लोग न केवल फिजिक्स को पढ़ रहे होंगे, बल्कि अंदर से फील कर रहे होंगे। और फील करना भी ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे का कोई भी सेगमेंट आप उठाइए, फिजिक्स के अच्छे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, साइंस के पूरी के अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर साइंस के एक दो प्रश्न पूछे जाएं, आसान आसान पूछे जाएं, तो फिर मैं भी ऊपर ऊपर से पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्यों आपको गहराई में ले जाना। लेकिन जहाँ थोड़े से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं,
और अच्छे प्रश्न से मेरा मतलब है कि जो सवाल सीधे सीधे ना हो। कई बार सवाल सीधे होते हैं, कई बार सीधे ना होके घुमाकर पूछे जाते हैं, और वो घुमाकर बनने वाले सवाल हमेशा वो कैंडिडेट आंसर करते हैं जिनको उस टॉपिक की गहरी जानकारी होती। तो स्तर, हम एक अच्छा स्तर लेकर चलेंगे। सिलेबस, सिलेबस क्या रहने वाला है आपका एनटीपीसी का? तो देखिए, कुछ सामान्य चैप्टर हैं हमारे सिलेबस के। ये आपके सामने सिलेबस है, जिनमें मात्रक पढ़ना है, हमें यूनिट्स पढ़ना है, मापन पढ़ना है। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं कि ये केवल यहीं खत्म नहीं हो जाएंगे। आप देखेंगे कि पूरी भौतिक विज्ञान में, पूरी फिजिक्स में ये चैप्टर्स बार बार रिपीट होते हुए रहेंगे। उसके बाद हम मोशन पढ़ेंगे, एक विमा मोशन पढ़ेंगे, द्विविमीय के बाद गति के नियमों को पढ़ेंगे, जिसमें आप न्यूटन साहब के नियम पढ़ते हैं। उसके बाद कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, जिसमें गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा आदि के बारे में बात होती है। और फिर हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, जिसमें हम बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा रहे होंगे। बहुत सारे जो अचंभे हैं, जो बहुत सारे अचरज हैं, इनको हम इस चैप्टर में सीख रहे होंगे। ठीक है। बाकी उसके बाद हम प्रेशर पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे लोहे का इतना भारी जहाज तैर जाता है जबकि छोटी सी कील डूब जाती है। उसके बाद हम साउंड पढ़ेंगे, एक बड़ा ही मजेदार चैप्टर, एक बड़ा ही शानदार सा चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे स्पीड, सॉरी, साउंड के बारे में, ध्वनि के बारे में, जिसमें बहुत सारे मजेदार फैक्ट हैं कि लड़कियों की आवाज़ पतली क्यों होती है, लड़कों की मोटी क्यों होती है, ढेरों सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद ऊष्मा एवं तापमान, और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, वो हमेशा ऊष्मा और तापमान में कंफ्यूज ही रहते होंगे, लेकिन हम सारे डाउट्स को दूर करेंगे। फिर विद्युत पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, जिसमें मुख्य मुख्य चीज़ें हैं कि बल्ब हो गया, हीटर हो गया, और आपका फ्यूज़ हो गया, वो सारी चीज़ें। उसके बाद चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर भी कंफ्यूजिंग है। यही समझ में नहीं आता है कि चुंबकत्व है कितने तरह की। कभी कोई बता देता है स्पीकर में लगी है, कभी कोई बता देता है पहाड़ होता है चुंबक का, कभी किसी ने बता दिया प्राकृतिक चुंबक है, कभी किसी ने कृत्रिम चुंबक कह दिया, कभी किसी ने मैक्सवेल की खोज बता दी, कभी किसी ने ये नियम बता दिया, उल्टे हाथ का, सीधे हाथ का, सिर का, पैर का नियम। ढेरों नियम इसमें है। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को क्लैरिटी के साथ सीखेंगे। और प्रकाशिकी तो एक बड़ा, मतलब क्या कहूँ मैं, जिसमें हम सीखते हैं कि छोटा प्रतिबिंब कैसे बनता है, बड़ा प्रतिबिंब। लेकिन जब इनको याद रखने की बात आती है तो फिर बड़ी समस्या है, क्योंकि नहीं पता चलता क्या उत्तल दर्पण में है, क्या अवतल दर्पण में है। और अगर हमारे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन आते तो मैं कह भी देता कि आसान प्रश्न आएंगे, लेकिन भैया यहाँ तो अच्छी खासी साइंस आएगी, तो हमें गहराई में पढ़ना पड़ेगा। बाकी कुछ मॉडर्न फिजिक्स है, आधुनिक भौतिकी है, जिसमें हम नाभिकीय संलयन आदि के बारे में पढ़ते हैं, परमाणु और अणु, एटम के बारे में पढ़ते हैं, हल्का सा केमिस्ट्री का टच है, और कुछ मिक्स चीज़ें हैं। देखिए, मिक्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि चलो आपका एक और प्रश्न उठा लेता हूँ। पहली क्लास है, इसलिए थोड़े से आपका समय ले रहा हूँ पढ़ने से पहले, ताकि आपके डाउट पहले ही सारे दूर हो जाएं, और जब हम पढ़ें तो सिर्फ पढ़ रहे हों। देखिए, मिक्स मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अगर आपका ये सवाल है कि मैंने ग्रुप डी के लिए पढ़ लिया है, या मैंने उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया है, या मैंने इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ लिया है, तो क्या उससे एनटीपीसी की साइंस कवर हो जाएगी? तो देखिए, मेरा एक बार में आंसर आप सुने, फिर हम पढ़ाई में तल्लीन हो जाएंगे, बीच बीच में हम इन प्रश्नों को नहीं उठाएंगे। कि देखिए, अगर आपने किसी ऐसे पेपर की तैयारी की है जिसमें साइंस, स्पेशली फिजिक्स के नाम पे 1 या 2 सवाल आते हैं, कौन कौन से पेपर होंगे? जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, एसएससी जीडी है, कोई भी आप एग्जाम, अब होगा क्या, आप सभी अपने एग्जाम का नाम लिखेंगे और पूछेंगे, वो संभव ही नहीं है। आप प्रैक्टिकली सोचिए थोड़ा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें फिजिक्स का 1 से 2 सवाल आते हैं, अगर वो आपने साइंस पढ़ी है तो ये साइंस कवर नहीं होगी। ठीक है। एनटीपीसी की साइंस उससे कवर नहीं होगी। भैया जी, कवर किससे होगी? अगर आपने गहरी साइंस कहीं पढ़ी हुई है, जैसे आपने ग्रुप डी की पढ़ी हुई है, तो उससे ये कवर हो जाएगी। अभी ग्रुप डी का हमने बहुत अच्छे से सिलेबस फिनिश किया, उससे ये कवर हो जाएगी। लेकिन देखो, थोड़ा सा अंतर है कि ग्रुप डी में और एनटीपीसी की साइंस में थोड़ा सा फर्क है क्वेश्चन पूछने के तरीके पर। ग्रुप डी में टेक्निकलिटी से सवाल पूछे जाते हैं। टेक्निकलिटी का मतलब क्या होता है कि वहां पर वो सूत्र से सवाल पूछेगा, वहां पर वो न्यूमेरिकल पूछेगा, वहां पर वो सूत्रों के अंदर जाके सवाल पूछेगा। लेकिन एनटीपीसी में वो थ्योरेटिकल सवाल पूछता है, टेक्निकल नहीं पूछता, थ्योरेटिकल। देखिए, जैसे एग्जांपल, ग्रुप डी में तो पूछेगा कि अगर प्रतिरोध को 2 गुना कर दें तो ओम के नियम के हिसाब से लंबाई पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे ओम के नियम से सवाल हो गया। एनटीपीसी में पूछेगा ओम के नियम की खोज किस वर्ष में हुई थी। कुछ कुछ एसएससी जैसा पैटर्न है एनटीपीसी का। तो आपको थोड़ा सा अलग हमें पढ़ना पड़ेगा एनटीपीसी में, हमें उन चीजों को टारगेट करना पड़ेगा। चैप्टर्स वही हैं, सब कुछ वही है, लेकिन
क्वेश्चंस के पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, तो हम एनटीपीसी में कवर कर रहे होंगे, ठीक है। बाकी आपका कुछ और डाउट हो सकते हैं कि हम लेवल क्या रहेगा, क्या इतने से कवर हो जाएगी, क्या समय पे कवर हो जाएगी। तो सिर्फ मैं आपसे एक बात आज कहूंगा पहले ही दिन बिल्कुल, कि आप सभी मेरे भैया और बहन RWA प्लेटफॉर्म पर हैं, और ना केवल ये एक प्लेटफॉर्म जबकि भरोसे का प्रतीक है। तो अब ये सारी चीजें आप मेरे कंधे पे डाल दीजिए, स्तर क्या रहेगा, आपकी पढ़ाई में से आएगा नहीं आएगा, और कितने दिन में सिलेबस, समय से सिलेबस पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कुछ चैप्टर छुड़वा तो नहीं दोगे, वो सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। आपका काम अब सिर्फ पढ़ना है, ठीक है। ये प्रॉमिस मैं आपसे चाहता हूँ। और देखिए, मैंने भी 5 6 साल तैयारी की है, सिलेक्शन भी लिया है। सिलेक्शन लेना मैं इसलिए नहीं बताता कि मैं आपके सामने कोई अपना रौब जमाऊं, नहीं, मैं इसलिए बताता हूं कि मैं अगर कुछ अनुभव शेयर करूं तो आप उसको ये समझ सके कि हाँ, ये व्यक्ति कुछ अपने अनुभव के आधार पर कह रहा है। सिलेक्शन केवल लाइव क्लास लेने से नहीं होते हैं, हम तो केवल लाइव क्लास लेते आए आज तक, नहीं। सिलेक्शन के लिए काफी सारी चीजों की जरूरत है, लगभग 5 चीजों की जरूरत है, जिनमें सबसे पहला जरूरी है कि आप लाइव क्लास लें। लाइव क्लास केवल एक काम है, दूसरा है उसको रिवीजन करना, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। तो ऐसी चीजें भी हम साथ में मैं आपको बताता चलूंगा। बस इतना प्रॉमिस करना कि जो मैं आपको बताऊं आप उसे मानते हुए चलना, इतना आप कर लेना, बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। चलिए शुरू करते हैं अब बगैर किसी देरी के, और पहले चैप्टर के साथ हम आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है यूनिट्स यानी कि मात्रक। चलो, यूनिट्स यानी कि मात्रक। तो देखिए, ये जो आपका चैप्टर है यूनिट्स, ये केवल ऐसा नहीं है कि इससे इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये चैप्टर आपको बाकी चैप्टर्स में भी देखने को मिलेगा। मतलब जैसे एक मकान की नींव जमाते हैं ना हम, जैसे एक मकान की नींव जमाते हैं, तो नींव मकान बनने के बाद दिखाई तो नहीं पड़ती है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसी का होता है। ये वही नींव है। तो आज आपकी नींव बनेगी, आज और कल की क्लास में एक फाउंडेशन हम बनाएंगे। आपके यहाँ तो इससे सवाल भी आते हैं, और आगे पूरी फिजिक्स में ये चीजें इस्तेमाल हो रही होंगी। जो बच्चा मेरी क्लास में परसों जुड़ेगा, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले उन दोनों क्लास को लें अगर आपको फिजिक्स समझनी है, ठीक है जी। चलो, अच्छा, अब चले थोड़ा सा आगे। यूनिट्स क्या होती हैं, मात्रक क्या होते हैं, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा एक, कि भौतिक विज्ञान आखिर है क्या, फिजिक्स आखिर है क्या। मीडियम को लेके बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं। मैं वादा करता हूं कि आपको मेरी क्लास में इंग्लिश और हिंदी मीडियम को लेके कोई शिकायत नहीं होगी। हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे मेरी क्लास में हमेशा कंफर्टेबल रहते हैं, आप भी रहोगे टोटली कंफर्टेबल। आओ, तो फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, क्या इसकी परिभाषा पेपर में पूछी जाती है? नहीं। अगर आप किताबों में पढ़ें तो भौतिक विज्ञान के बारे में जाने क्या क्या लिखा है, कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ये पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, नहीं, ऐसे नहीं। मजेदार तरीके से पढ़ो। जो चीजें आपके आसपास हैं, क्यों हम उन्हें ऐसे पढ़ें कि जैसे हम लोग परलोक की बातें कर रहे हों, एलियन के ग्रह की बात कर रहे हों। अरे आपके आसपास फिजिक्स है भाई। देखिए, आप अपने आसपास नजर उठा के देखो, सबसे पहले अपने फोन को देखो, आपका फोन किससे बना हुआ है? ये पूरा विज्ञान के नियमों पे चलता है, मोस्टली इसमें फिजिक्स है। बायोलॉजी तो कुछ है नहीं, केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत है, मोस्टली इसमें फिजिक्स है। कैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज़ आप तक डायरेक्ट तो नहीं जा रही है, ये यंत्र जो है मेरी आवाज़ को तरंगों में बदलता है, और आपका जो फ़ोन है उन तरंगों को फिर से आवाज़ में बदलता है। ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? फिजिक्स के माध्यम। आप अगर बैठे होंगे कहीं, हीटर आपने चला रखा होगा सर्दी की वजह से, हीटर किस पे काम कर रहा है? फिजिक्स की मदद से काम कर रहा है। आप अपने घर से लाइब्रेरी आते जाते होंगे, कहीं भी आते जाते होंगे, किन्हीं वाहनों का इस्तेमाल करते होंगे, सारे के सारे फिजिक्स के नियमों पे चलते हैं। देखिए, फिजिक्स नियम बनाता है और इंजीनियरिंग उनको साकार करता है। फिजिक्स ने बताया कि एक चीज इस नियम से चलेगी, इंजीनियरिंग ने उसको बना के दे दिया। ऐसे चलती है फिजिक्स और इंजीनियरिंग आपस में, और आपकी जिंदगी को सुलभ बनाती है। तो आप तमाम अपने आसपास जिंदगी में देखें तो रोजमर्रा की तमाम चीजों में फिजिक्स है, भौतिकी है। उसके बाद अगर आप देखें, अपनी दुनिया से ऊपर चलें, और अगर आप कभी दुनिया के बारे में सोचने की इच्छा रखते हैं तो बड़ा मजा आएगा आपको। अगर आप सोचें, आप सोचो कि यार एक पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम रह रहे हैं, और इसके जैसे कई सारे ग्रह लाइन में लगे हुए हैं, और कितने खूबसूरत अरेंजमेंट के साथ। आप तो ज्योग्राफी के विद्यार्थी हैं, एक बार कंफर्म करना मेरी बातों को, कि कितनी खूबसूरती से ये सारे के सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। एक बात बताओ मुझे, कि आप किसी बाइक को लेके चक्कर लगवाओ तो उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, या सारे ग्रहों में पेट्रोल आप डाल के आते हो? उन सारे ग्रहों को चलने के लिए, घूमने के लिए कुछ तो ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए, कहाँ से मिल रही है?
कौन दे रहा है, कौन धक्के लगा रहा है उनमें? कोई नहीं, फिर भी वो ग्रह ऑटोमेटिकली घूम रहे हैं, ऑटोमेटिकली। तो मतलब आप समझिए कि कितने अचंभे हैं इस दुनिया में। इन अचंभों को आपको पढ़ना है, जो मैंने आपको कहा था कि इनको हम गुरुत्वाकर्षण में पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ये जो रहस्य हैं, अगर आप इन्हें समझना चाहते हैं तो आपको भौतिक विज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा, आपको फिजिक्स का अध्ययन करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि असल में भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है। प्रकृति का मतलब ये फूल पेड़ पौधे नहीं है। प्रकृति का मतलब यही है, आपका पूरा सौर मंडल हो गया, गैलेक्सी हो गई सारी की सारी, ये हमारी पूरी आपके आसपास जो भी है, जो दुनिया आपके आसपास बनी हुई है, आपने बनाई हुई है, यही प्रकृति है। और इसी के रहस्यों का अध्ययन या इसी का अध्ययन भौतिक विज्ञान है। तो बस सिंपल आपको इतना लिखना है कि भौतिक विज्ञान क्या है भैया जी? भौतिक विज्ञान है प्रकृति का अध्ययन। ये बहुत बड़ा शब्द है, पता है, प्रकृति। आप कभी इसे हरियाली तो मत समझना कि सिर्फ हरियाली ये फूल पेड़ पौधे ये प्रकृति है। तो प्रकृति का अध्ययन ही, यानी कि स्टडी ऑफ नेचर, ये क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब आप में से हमारा एक साथी है, मान लीजिए राजेश कुमार, और राजेश कुमार कह रहे हैं कि कोड में ट्यूशन पढ़ाऊँ। अच्छा, ये उस समय के हमारे विद्यार्थी हैं जब मैं ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ाया करता था अपने गांव के पास। दरअसल मैंने अपनी तैयारी के दौरान ट्यूशन पढ़ाया करता था, मैं अपने अपना गुजारा करने के लिए, ये मान लीजिए थोड़ा अपनी फैमिली को सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि फैमिली उतनी स्टेबल नहीं थी कि ग्रेजुएशन पूरी जब हो गई तो उसके बाद तैयारी फ्रेश करा पाए। बस ये था कि भैया अब अपना भी देखो, तैयारी भी करो, थोड़ा हमारा भी देखो, ये था सिचुएशन। तो बहुत बढ़िया भाई राजेश, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। ये बातें हो गई होंगी करीब 4-5 साल पहले की। तो प्रकृति का अध्ययन। अब राजेश बाबू मुझसे एक इच्छा जताते हैं कि भैया जी मान के चलिए ये हमारा सोलर सिस्टम है। एप्लीकेशन पे ना है क्लास, ठीक है, यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते ना डायरेक्टली गूगल को। एप्लीकेशन पे तो मजे से हम गूगल की मदद ले लेके पढ़ते हैं खूब। तो एक प्राकृतिक घटना को समझने की इच्छा जताई राजेश बाबू ने, और राजेश बाबू ने कहा कि भैया देखो ये हमारा सोलर सिस्टम है। मैंने कहा बिल्कुल है। उन्होंने कहा कि देखिए मैं ये चाहता हूं कि ये जो ग्रह है पृथ्वी, इसने यात्रा की है यहां से, अभी ये यहां है और कुछ समय बाद ये यहां पहुंच गई। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये दूरी कितनी है। राजेश बाबू ने इच्छा जताई कि ये डिस्टेंस कितनी है। अच्छा सुनिए, हम लोग हाथ से लिख लिख के पढ़ेंगे, मोस्टली हमारा हैंड रिटन चलेगा, हाथ से लिख के हम चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि पीडीएफ से पढ़ाने में एक वो मज़ा नहीं आता है। पीडीएफ का मतलब है कि पहले कुछ लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ के सुना रहा हूँ और वही चीज़ आपके भेजे में जा रही है, और वो टेक्निकल लैंग्वेज होती है, किताबी वाली भाषा। लेकिन लिख के पढ़ने में क्या होता है कि पहले हम समझते हैं किसी चीज़ को फिर लिखते हैं, तो हमने जो समझा अपनी भाषा में लिख रहे होते हैं उसको, पहला फ़ायदा। देखो पीडीएफ से पढ़ाने में मेरे बहुत फ़ायदे हैं। मेरे फ़ायदे हैं कि मेरे को समय कम लगेगा, लिखना कम पड़ेगा, लेकिन उसमें सारे आपके नुकसान हैं। हाथ से लिख के पढ़ने में आपके फायदे हैं, मेरा नुकसान है। मेरा बस इतना फायदा है कि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप नोट कब करेंगे? देखो एक तो जब मैं हाथ से लिख के आपको पढ़ाऊंगा, आप तब नोट कर रहे होंगे। जब मैं समझाऊं तो पेन को ऐसे रख देना, जो आपका छूट जाएगा वो मैं आपको बाद में नोट करने के लिए समय दूंगा। जब मैं समझा रहा हूं तब मत नोट करना, ना तो फिर आप, अगर मैं समझा रहा हूं आप नोट करने में लग रहे हैं, तो आप ऐसा स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं जैसे बाजार में हजारों हैं। अगर आप सिर्फ नोट तैयार कर रहे हैं तो भाई बाजार में हजारों किताबें हैं, इतनी सारी ढेर किताबें हैं, उनको पढ़ लो। बात है समझने की, ठीक है, तो आप समझ के पढ़ेंगे। तो प्यारे साथी, राजेश बाबू ने इच्छा जताई थी कि भैया जी मैं चाहता हूं कि पृथ्वी ने यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय की, मुझे दूरी बताओ। तो मैंने कहा कि देखिए आपको पता होनी चाहिए चाल, यानी कि स्पीड। क्या आपको पता है? उसने कहा हाँ। इसको नोट मत करना, ये बस समझने के लिए है। उसने कहा हाँ। मैंने कहा आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी ने यहां से यहां तक कितना समय लिया, टाइम। क्या आपको पता है? उसने कहा हाँ। मैंने कहा आप एक फॉर्मूला लगाइए, चाल बराबर दूरी बटे समय। सब लगा के निकाल लेंगे आराम से दूरी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। मेरे समझाने का मतलब क्या है? यहाँ मैं चाल दूरी समय नहीं समझा रहा हूँ आपको, मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये सब क्या है, चाल दूरी समय, इन सबको भौतिक विज्ञान में राशियां बोलते हैं, क्वांटिटीज बोलते। आप भौतिक विज्ञान में क्या पढ़ते हो? जब आप किताब से पढ़ते हो, वन लाइनर फॉर्म में रटते हो, तो किसके बारे में पढ़ते हो? आप पढ़ते हो दूरी, विस्थापन, लंबाई, चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, यही सब चीजें, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, यही सब चीजें तो पढ़ते हो।
यानी कि लेंथ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इम्पल्स, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, यही सारी चीजें तो पढ़ते हो। तो यही सारी चीजें राशियां कहलाती हैं, क्वांटिटीज कहलाती हैं। देखो, आप जो पढ़ रहे हो ना, आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर होनी चाहिए उसकी, तो आपको आगे की चीजें समझ आएंगी। और ये चैप्टर ऐसा है कि पूरी भौतिक विज्ञान में मैं राशि राशि बोलूंगा तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि राशि क्या है। तो यही सारी चीजें राशियां कहलाती हैं। अब 13 चैप्टर्स में, 15 चैप्टर्स में हमें हर चैप्टर में कुछ कुछ राशियां पढ़नी है। तो पूरी भौतिक विज्ञान राशियों का अध्ययन है। ये बात आपको समझ में आ गई कि भैया जी राशियां क्या होती हैं, क्वांटिटीज क्या होती हैं, कि भौतिक विज्ञान को समझने के लिए आवश्यक चीजें हैं। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। अच्छा सॉरी, ये करोगे आप डबल ये अध्ययन। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान क्या है? प्रकृति का अध्ययन। और भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए हमें सबसे बेसिकली किसकी नीड पड़ेगी? राशियों की। राशियां, या राशि लिख लो कि राशि क्या होती है, क्वांटिटी क्या होती है। तो इसकी परिभाषा कभी पेपर में नहीं पूछी जाएगी, और किताबों में आप देखोगे तो उलझी पुलझी सी डेफिनेशन मिलेगी, जिंदगी भर समझ नहीं आएगी। तो हम अपनी भाषा में समझे ना, अब पेपर में भी नहीं आनी है तो फिर अपनी भाषा में समझो। तो राशि क्या होती है आप समझ गए होंगे। और आप अब मेरी बात से सहमत होंगे कि भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आप कहोगे भौतिक विज्ञान के, मेरे साथ नोट करिए, भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक, भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक होती हैं। राशि क्या होती हैं? जो भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक होती हैं, यानी कि क्वांटिटीज आर दोज, क्वांटिटीज आर दोज which is which is needed to study physics। ठीक है, कुछ उदाहरण लिख सकते हो समझने के लिए कि लो भैया, मैं कुछ उदाहरण लिख लेता हूं। देखो, EX का मतलब मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं एग्जाम्पल। जैसे कि आपका भाई लंबाई है, लंबाई एक राशि है, लेंथ। उसके बाद एक द्रव्यमान है, यानी कि मास है। उसके बाद समय है। तो बहुत सारी राशियां हैं, एटसेट्रा आदि। ठीक है, एटसेट्रा, एटसेट्रा का मतलब होता है आदि, ETC। अब आप सभी को पता है, थोड़ा सा एक कंफ्यूजन भी होता है। जैसे मैंने कह दिया कि मीटर क्या है, ये एक राशि है या मात्रक है, तो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं आप। आपको कभी लगेगा मीटर तो राशि या मात्रक। ये क्लैरिटी हमें लानी है कि मैं कुछ भी बोलूं आपको समझ आना चाहिए, अच्छा ये राशि है, ये मात्रक। तो अभी फिलहाल हमने इन राशियों को पढ़ा। ठीक है, नोट करिए। नोट हो जाए तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, फिर मैं आगे लेकर चलूंगा। सभी साथी बताइए। बहुत बढ़िया पल्लवी, वेरी गुड। रोहित कुमार, गुड मॉर्निंग भैया जी। कोई बात नहीं आलोक, जो सीटेट में चला गया उसको क्यों याद करना। NTPC से ग्रुप डी कवर हो जाएगा। अ, पंकज कुमार, पंकज कुमार कहते हैं NTPC से ग्रुप डी कवर हो जाएगा, सुनाई नहीं दे रहा है का। देखो बाबू, NTPC से ग्रुप डी कवर नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। क्योंकि NTPC मतलब ग्रुप डी से एक बार को NTPC कवर हो जाएगा, NTPC से नहीं होगा ग्रुप डी। क्योंकि ग्रुप डी में फॉर्मूले, न्यूमेरिकल बहुत गहरे गहरे पूछे जाते हैं, NTPC में नहीं पूछे जाते हैं। और बाकी आपने जो दूसरी बात कही, सुनाई नहीं दे रहा है का, उसके लिए आपका बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार। कहीं ना कहीं आपके संस्कारों को प्रदर्शित करती है। देखो, 1 सेकंड, 30 सेकंड लूंगा मैं इस बात में कि बच्चों अपना ना, अगर आपको घर से बाहर निकल के कोई काम करना है तो मेरी सलाह एक ये है, जो मैंने कम से कम मैंने ज़िंदगी में 8-9 साल 10 साल खूब धक्के खाए हैं, इधर उधर सब दुनिया देख ली। आप भी मेरी स्थिति में होंगे। और बगैर पैसे के जब आप घर से बाहर निकलते हैं, कोई भी अच्छा काम, बड़ा काम करने की सोचते हैं, तो असल में हिस्से में धक्के ज़्यादा आते हैं। और उनसे बढ़कर जब आप पार निकलते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा खासा अनुभव होता है। ये आपके साथ भी होगा। आप भी शायद किसी को मेरी वाली सलाह दें 2-4 साल बाद। तो मैं आपको सिर्फ इतना कह रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर कि जब आप घर से बाहर नौकरी करोगे, घर से बाहर निकलोगे, तो अपने व्यवहार को जरूर अच्छा रखना।
अपनी भाषा को जरूर संतुलित रखना, क्योंकि मेरे साथियों ये वही व्यवहार है जो आपको आगे चल के या तो नुकसान कराएगा या आपके फायदे कराएगा। ठीक है, बस इतना समय कहना चाहूंगा। चलो भैया जी, तो ये हो गए राशि। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अभी नोट मत करना इसको, है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया, एक राशि है हमारी लंबाई, एक राशि है हमारी लेंथ। ठीक है, और मान लो मैं किसी से लेंथ पूछना चाहता हूं, तो एक मान लो नया नया रोड बना है, और मैं किसी से पूछूं कि भैया ये रोड जो है यार कितना लंबा बना है, तो आप कहोगे कि भैया ये रोड जो है ना यार कुल 100 लंबाई का बना है, कुल 100 लंबा है। कहूंगा यार 100 लंबा, जरा बताओ तुम्हारी समझ में कोई बात आई। अच्छा, तुम मान लो दुकान पे जाओ, कुछ द्रव्यमान खरीदने जाओ, मान लो तुमको चीनी खरीदने जाओ। चीनी क्या है? द्रव्यमान है। तुम कहो दुकानदार अंकल से कि दुकानदार अंकल जी हमें तुम 5 चीनी दे दो यार। यार कहेगा 5 चीनी, ये कैसी बात है? तो कहीं ना कुछ मिस है। आप शायद ये कहना चाहते हो कि भैया जी ये जो रोड है ना, ये 100 मीटर लंबी है। बोलो भाई साहब, शायद यहाँ आप एक चीज छोड़ रहे थे, वो क्या थी? किलोग्राम। आप कहना चाह रहे थे कि 5 किलोग्राम चीनी हमें दे दो। यानी कि मेरे समझाने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप किसी राशि को व्यक्त करना चाहते हैं, भैया जी ये क्या है? राशियां। ये हैं राशियां यानी कि क्वांटिटीज। ठीक, अगर आप किसी राशि को, अगर आप किसी क्वांटिटी को समझना चाहते हैं, अगर आप किसी राशि को समझना चाहते हैं, तो एक तो आपको उसके संख्यात्मक मान की जरूरत है। इसको बोलते हैं संख्यात्मक मान, या विज्ञान की भाषा में इसको बोलते हैं हम परिमाण। अच्छा, ये होता है परिमाण जिसे हम रटते आए हैं। परिणाम नहीं, परिमाण। परिमाण का मतलब है कि उस राशि का संख्यात्मक मान, उस राशि का संख्यात्मक मान। तो ये परिमाण है। तो किसी राशि को अगर आपको व्यक्त करना है, तो आपको परिमाण के साथ साथ उसकी उसकी मात्रक की भी आवश्यकता होती है। इनको बोलते हैं हम मात्रक। आप देख पा रहे होंगे कि इस राशि को पूरी तरह समझने के लिए परिमाण से बात नहीं बन रही थी। राशि की अगर समझ तुम्हें रखनी है तो परिमाण के साथ साथ उसका तुम्हें मात्रक भी पढ़ना पड़ेगा। तो साहब मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है? तो अब आप लिखोगे कि देखो, राशियों को समझने के लिए मात्रकों को समझना नितांत आवश्यक है। आप मेरी बात से सहमत हैं? मात्रकों की परिभाषा नहीं पूछेगा पेपर में, तो क्यों हम वो किताब वाली भाषा लिखे कि मात्रक वो होते हैं जो किसी राशियों को मापने तोलने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? अरे सबको पता है यार। सिर्फ इतना समझो कि भैया अगर भौतिक विज्ञान पढ़नी है तो राशि समझो, और राशि समझनी है तो मात्रक समझो। ठीक है, तो आप लिखोगे कि मात्रक क्या होते हैं, हेडिंग डालिए मात्रक यानी कि यूनिट्स। आप लिखो पहले वही बात किताब वाली कि भौतिक राशियों को भौतिक राशियों को मापने व तोलने के लिए आवश्यक है, जिनमें भौतिक राशियों को मापा तोला जाता है। मापने व तोलने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि ये क्यों नीडेड होते हैं? कि नीडेड नीडेड टू मेजर नीडेड टू मेजर एंड वे। वे का मतलब होता है तोलना। नीडेड टू मेजर एंड वेइंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है भैया, तो मात्रक क्या है? अब मात्रक जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक हो गया, मीटर हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी मात्रक ही तो हैं। जैसे द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, ये सभी मात्रक हैं। ठीक, ये हो गए आपके मात्रक। ईटीसी, ईटीसी का मतलब आदि हो गया। तो साथ ही नोट करेंगे और बताएंगे इतना समझ में आ गया, एक बार थम्स अप का साइन दे देंगे, मैं मानूंगा हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो भैया जी, आपका सवाल हमेशा ही शुरुआत के बैच में, शुरू की 1-2 क्लासेस में ये हमेशा होता है कि ये क्लास किसके लिए सफिशिएंट है? तो ये क्लास सिर्फ एनटीपीसी के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। बाकी एनटीपीसी से ऊपर के स्तर के एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट नहीं है।
एनटीपीसी से नीचे के जो स्तर के एग्जाम है उन सब के लिए सफिशिएंट है। एसएससी के सारे एग्जाम उठाओ, एक एग्जाम छोड़ के साइंटिफिक असिस्टेंट का, उसमें फिजिक्स स्पेशली पूछी जाती है 11th 12th वाली। एसएससी के सारे एग्जाम्स उठाइए, आपका सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, और भी जितने सारे एग्जाम है सबके लिए सफिशिएंट है। यूपी पुलिस के लिए सफिशिएंट है, दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है, सिवाय एडब्ल्यूटी के, क्योंकि वहां पे साइंस गहरी पूछी जाती है। एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए इनके लिए सफिशिएंट नहीं है। ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट नहीं है। चलो भैया जी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आप बहुत अच्छा शुरू किए हैं, थैंक यू। थैंक यू भैया जी आपका, बहुत बढ़िया, उत्तम, वेरी गुड। अब जिनको देखो 90% मेरे भाई बहनों को समझ में आ गया, बाकी जिन 10% को समझ में नहीं आया करे वो ऐसे ना बोलो कि समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई बात समझ नहीं आई हो। आप उस चीज को पूछो जो समझ में नहीं है, तो फिर मैं आपको स्पेसिफिकली उस चीज को बताऊं। बाकी आपको फिर से मैं रिवाइज करता हूं, बाकी आगे से आप ये बताया करो ये समझ नहीं आया। तो देखो, मात्रक क्या होते हैं, जैसे आप कुछ द्रव्यमान खरीदने जाते हो तो लेने जाते हो, उसको किलोग्राम में नापते हो, अपनी हाइट मापते हो, तो उसे किस में मापते हो, मीटर में मापते हो। आप जब समय देखते हो तो सेकंड में मापते हो या घंटे में मापते हो। ये सारे के सारे ही क्या होते हैं, मात्रक होते हैं, यूनिट्स। ठीक है जी। अब बताइए समझ आ गया कि ठीक है। तो अब तक हमने तीन चीजें देखी कि देखो भैया, भौतिक विज्ञान प्रकृति का अध्ययन है, और पूरी भौतिक विज्ञान में हमें राशियां पढ़नी है, और राशियों की समझ आने के लिए आपको एक मात्रकों की समझ का होना बहुत आवश्यक है। अच्छा जी, अब बात आती है, क्या मात्रक हर जगह पर एक जैसे होते हैं, यानी कि हर देश में क्या मात्रक एक जैसे होते हैं? तो मेरा जवाब है ना। क्यों? अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं, आपको पता होगा कि जो विकेट के बीच की लेंथ जो होती है, विकेट के बीच का जो गैप होता है, इसको कभी मीटर सेंटीमीटर में नहीं बोलते, यानी उन मात्रकों में नहीं बोला जाता जो हमारे देश में चलते हैं। उसको आप अलग ही तरह की भाषा में बोलते हो, जैसे आप या तो बोलते हो यार्ड में या फरलांग में। पिच की लंबाई को भी आप कभी मीटर सेंटीमीटर में नहीं मापते मापते सुनते होंगे। बॉल का वजन कितना होता है उसको भी कभी आप किलोग्राम ग्राम में नहीं सुनते होंगे, उसको आउंस में सुनते होंगे या पाउंड में सुनते होंगे। है तो वो भी द्रव्यमान के ही मात्रक, मापा तो उनमें भी द्रव्यमान को ही जा रहा है, लेकिन अलग अलग देशों में मात्रक अलग अलग तरह के होते हैं। तो मात्रकों को समझने के लिए अब हम थोड़ा सा मात्रकों को आगे समझें, पढ़ें। यहां से सवाल भी आते हैं आपके। तो मात्रकों को समझने के लिए हमें पढ़नी होती है मात्रकों की पद्धति, यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आओ जरा एक बार समझें कि क्या होती है मात्रकों की पद्धति, क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने के लिए मैं केवल शुरुआती तीन राशियां उठा रहा हूं, बहुत आसान सी शुरुआत की तीन राशियां, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। कौन सी राशियां हैं? यहां पर लिखो राशि, यानी कि क्वांटिटी। तीन राशि मैं उठा रहा हूं। पहली लंबाई, सॉरी, नंबर एक लंबाई, यानी कि लेंथ। नंबर दो द्रव्यमान, यानी कि मास। और नंबर तीन समय, यानी कि टाइम। अब देखो, आप इस दुनिया में अगर 80% देशों को उठाकर देखोगे तो उनमें लंबाई का जो मात्रक है, 80% देशों को आप उठाकर देखिए, उनमें जो लंबाई का मात्रक है वो सामान्यतः मीटर बोला जाता है। मेरी बात को समझना, लंबाई को माप तो आप किस में भी लो, मीटर में माप लो, सेंटीमीटर में माप लो, मिलीमीटर में माप लो, लेकिन बात है कि ज्यादा कौन सा मात्रक इस्तेमाल किया जाता है। आप कपड़े की दुकान पे जाते हो, आप कहते हो जी हमें 1.5 मीटर कपड़ा दे दो। आप ये तो नहीं कहते हो कि देखो 1.5 मीटर को हम किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। भाई 1.5 मीटर में कितने किलोमीटर, 0.110 सॉरी 0.0015 किलोमीटर। तो आप दुकानदार से ये थोड़ी कहते हो कि 0.0015 किलोमीटर कपड़ा दे दे, तो सुनने में ही अजीब लगेगा। 1 किलोमीटर में कपड़ा। आप पाइप लेने गए दुकानदार से, आप कहोगे जी हमें 3 फुट पाइप या 3 मीटर पाइप दे दो, मीटर में 3 मीटर पाइप दे दो।
अब कहने को तो आप 3 मीटर की जगह अगर आप 3 मीटर को किलोमीटर में बदलोगे 1000 से भाग करके, तो ऐसे भी कह सकते हो कि 0.003 किलोमीटर पाइप दे दे, लेकिन ये सुनने में प्रैक्टिकल नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि किस में बोलना पसंद करते हैं। आप इंडिया में जाओ, चाइना में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, एशिया महाद्वीप की जितनी सारी कंट्री हैं, और 80% सभी देशों में, तो वहां पर लंबाई को मीटर में बोलना सब कंफर्टेबल फील करते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ, करने को तो किसी में भी कर सकते हो, लेकिन एक जो सामान्यतः इस्तेमाल में मात्रक होता है, मेरी बात आप समझ गए। और हम लोग द्रव्यमान को ज्यादातर किलोग्राम में बोलना पसंद करते हैं, ठीक है। और दुनिया के 80% देशों में द्रव्यमान को किलोग्राम में बोलना पसंद किया जाता है, और समय को सामान्यतः सेकंड में हम लोग बोलना पसंद करते हैं। कहते हैं ना अपने दोस्त से, बस 1 सेकंड में आया, या तो हमारा दोस्त हमें गोली दे जाए, 1 सेकंड में आया, आता नहीं है 2-2 घंटे भी, है ना। अच्छा, बाकी कुछ 10% देशों में अगर आप देखें तो 1 सेकंड रुको, कहाँ तक हो गया। बाकी कुछ 10% अगर आप देशों में देखें तो लंबाई को वो लोग सेंटीमीटर में मापना पसंद करते हैं। अच्छा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि मान लीजिए फ्रांस है, जैसे कि फ्रांस है, तो फ्रांस में ज्यादातर सेंटीमीटर में बोलना पसंद करेंगे। आप ना फ्रांस की कोई किताब उठा के लाइए, और उसमें आपको हर जगह लंबाई केवल सेंटीमीटर में ही नपी दिखेगी। जैसे जब मैंने इंजीनियरिंग की है बीटेक मैकेनिकल से, तो हम लोग विदेशी राइटर्स की बुक भी पढ़ते थे। बहुत अच्छे राइटर्स हैं विदेशी भी, कुछ कुछ क्या बहुत सारे हैं। विदेशों में थोड़ा सा शिक्षा की तरफ ज़्यादा जोर हमेशा से रहा है। तो वहाँ के कुछ जो राइटर पुराने समय पे जितने सारे साइंटिस्ट आप देखें, मोस्टली, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे इंडियन नहीं है, विदेशी भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो किताबें जो होती हैं उनकी हमेशा मैंने देखा वो सेंटीमीटर में होती हैं। तो लंबाई को वो लोग किस में मापना पसंद करते हैं, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। और द्रव्यमान को वो लोग ग्राम में मापना पसंद करते हैं, और वहीं समय को वो लोग मापना पसंद करते हैं सेकंड में। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, हटा लेते हैं। अगर हम कुछ बाकी बचे हुए 10% और देशों की तरफ जाएं, 80, 10, 90, 10, 100, कुछ 10% और देशों की तरफ जाएं, जैसे कि आपका ब्रिटिश कंट्रीज हो गई, जितने भी हमारे, जैसे ब्रिटेन है, तो इन सब में जो लंबाई है उसको ये लोग फुट में मापना पसंद करते हैं। हालांकि इंडिया में भी देखो फुट में मापा जाता है, लेकिन बहुत कम। ये लोग फुट में मापना पसंद करते हैं, और द्रव्यमान को ये लोग पाउंड में मापना पसंद करते हैं, पाउंड, और समय को ये लोग सेकंड में मापना पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हम क्या पढ़ रहे हैं। अब जब आप किताब से पढ़ते हो तो आप डायरेक्ट क्या पढ़ते हो कि देखो, एक मात्रकों की पद्धति का पहली पद्धति है, आप सीधा सीधा पढ़ते हो एम के एस, कि भैया जी ये होती है एम के एस सिस्टम या एम के एस पद्धति। ठीक, सीधा सीधा आप ये पढ़ते हो। अब आप समझ गए होंगे दूसरी पद्धति कौन सी होने वाली है। तो दूसरी पद्धति है हमारी सी जी एस। इस पद्धति को बोला जाता है सी जी एस सिस्टम, सी जी एस पद्धति। सवाल आएगा कि सी जी एस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, मास की यूनिट क्या है सी जी एस सिस्टम में। तो आप कहोगे सी जी एस का मतलब ही सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है, तो ग्राम हो गया। लेकिन इससे ज्यादा आप ये सीख रहे होंगे कि आखिर इन पद्धतियों को हम पढ़ क्यों रहे हैं। असल में यही फिजिक्स पढ़ने का आनंद है, या किसी भी विषय को पढ़ने का यही आनंद है कि हमें वो समझ आना चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ उसको रटे ना। तीसरी मात्रकों की पद्धति है जो ब्रिटेन वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, जिसका नाम है एफ पी और एस, तो बोलते हैं हम प्यारे भाई बहनों एफ पी एस सिस्टम, एफ पी एस पद्धति। जरा बताओ, समझ में आ गई और नोट हो गई? अगर हमें समझ में भी आ गया हो, नोट हो गया हो, तो थम्स अप करो। सवाल कैसे बनेगा, देखो हर चैप्टर के बाद सवाल लेकर आया करूंगा मैं, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल इतना याद रखो, सवाल ऐसे बनता है जैसे पूछेगा कि एम के सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रा क्या है, तो
एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड, तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक हो गया, मास की यूनिट किलोग्राम हो गई, ठीक है। एक साथी अभी पूछ रहे थे आपने जॉब क्यों छोड़ दी। किसने कहा मैंने जॉब छोड़ दी है? नहीं नहीं, मैं ऑन जॉब ही हूँ। एफपीएस बिल्कुल वही है, तो आप सभी के थम्स अप, तो इस बात का इशारा है कि हाँ, हमें बात आपकी समझ में आ गई है। ये सर समझ में आ गया बहुत अच्छे से, थैंक, बहुत सारा आभार आप सभी का, थैंक यू। अगर ऐसे आपका पॉजिटिव रेस्पॉन्स रहा तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से और हम चीज़ों को साथ में लेकर चलेंगे। अब देखिए, यहाँ तक हमने मात्रकों की पद्धति पढ़ ली। अब इंडिया में ये सिस्टम यूज हो रहा है, फ्रांस में ये सिस्टम यूज हो रहा है और ब्रिटेन में ये सिस्टम यूज हो रहा है। अब तीन देशों के, इन्हीं तीन देशों के प्राइम मिनिस्टर आपस में बैठकर एक योजना बना रहे हैं कि हम संयुक्त रूप से एक मिसाइल का आविष्कार करें, एक मिसाइल का निर्माण करें, और चर्चा हो रही है कि उस मिसाइल की लंबाई कितनी होनी। तो अपने मोदी जी बैठे हुए हैं, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों, इस मिसाइल की लंबाई 30 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, एक बात आप थोड़ा समझो, मैं आपको इतनी सी चीनी देके आपके हाथ में रख के कहूँ ये 5 किलो चीनी है, तो क्या आपको उसे तोलने की जरूरत है? तुम कहोगे ए, हाँ, ये 5 ग्राम भी ना है। लेकिन मैं आपके हाथ पर चीनी रखकर कहूं कि ये 5 आउंस चीनी है, तो क्या आप बगैर तोले बता सकते हो, अंदाजा लगा के बता सकते हो? नहीं। यानी कि आपको आउंस की भाषा समझ ही नहीं आएगी, क्योंकि आपके देश में वो सिस्टम ही नहीं चलता। तो जिन देशों में ये सिस्टम नहीं चलता, जिनको मीटर का ज्ञान नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएंगे मीटर को, तो वो क्या बोलेंगे? अब मोदी जी ने तो कह दी अपनी बात, तो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हे मोदी जी, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, द यूनिट ऑफ लेंथ इज नॉट मीटर, दिस इज सेंटीमीटर। कि भैया यूनिट जो है ना, मात्रक जो है लंबाई का, ये महाराज सेंटीमीटर है, तुम क्या मीटर मीटर कह रहे हो यार। अब भाई साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भड़क गए कि यार तुम दोनों क्या बात कर रहे हो यार, अबे लंबाई का मात्रक ना मीटर है ना सेंटीमीटर है, ये तो फुट है। हे मोदी जी, एंड व्हाट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, द यूनिट ऑफ लेंथ इज नॉट द सेंटीमीटर एंड मीटर, दिस इज फुट। भैया फुट में मापो, कहा यार सेंटीमीटर मीटर में बात कर रहे हो। अब भाई वहां तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। अब तुम्हारे जैसा कोई कोने में समझदार खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा है, मोदी ए, जरा सा भी डर नहीं है, तो लड़ने की जरूरत नहीं है, मेरे पास आपकी समस्या का एक समाधान है। कि भैया जी क्या, तो आप पूछो कि मोदी जी सुनिए, या बाकी प्राइम मिनिस्टर प्लीज मेरी बात सुनिए, जब मान लो आप इंडिया के हैं और आप चाइना में जा रहे हैं, या मान लो आप जापान में जा रहे हैं, तो क्या आप चाइनीज भाषा सीख कर जाते हैं या जापानीज सीख कर जाते हैं? नहीं। आप क्या करते हैं? आप वहां जाके इंग्लिश में बात करते हो ना। यानी कि या चाइना वाला जापान में जाएगा तो वो जापानीज भाषा थोड़े ना सीख के जाएगा, वो तो इंग्लिश है। हमारे पास एक ऐसी भाषा कि जो सभी देश के लोगों ने बना रखी है कि जब एक से दूसरे देश में जाएंगे तो अपनी भाषा अपने ही देश में छोड़ो, हम उस भाषा में बात नहीं करेंगे, इंग्लिश में बात कर लेंगे। तो क्यों ना हम एक ऐसी मात्रकों की पद्धति बना लें कि जो सबकी समझ में आए। यानी कि वो एक कॉमन पद्धति होगी जो सभी देश उसे पढ़ेंगे अलग से। यानी कि आप अपने देश में हो तो इन इन पद्धतियों को पढ़ो, और अगर आप किसी दूसरे देश में जा रहे हो या बहुत सारे देश के लोग बैठकर एक सामूहिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो फिर इस पद्धति को पढ़िए। तो वो पद्धति बनाई गई। नंबर चौथी पद्धति बनाई जाती है जिसका नाम हम रखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम। देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो होनी है, यानी कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉलो होनी है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फॉलो होनी है, और शॉर्ट में हम इसका नाम एसआई सिस्टम भी रखते हैं। या एसआई जो है ना, अपने आप में एक यही है, उल्टा पढ़ा जाता है इसे इंटरनेशनल सिस्टम। अब देखिए, नो डाउट कि आप में से बहुत सारे मेरे साथी ये नहीं जानते थे कि मात्रकों की 4 पद्धति होती हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिन्होंने, जो बिल्कुल नए हैं, मेरी क्लास में कभी ना पढ़ा हो, वो ये तो नहीं जानते होंगे कि अच्छा, 3 मात्रकों की पद्धति होने के बाद चौथी की जरूरत क्यों पड़ी। असल में मैं ऐसे पढ़ना और पढ़ाना पसंद करता हूं कि हमें पता रहे कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बस इससे क्या होना है, लॉजिकली चीजें हमें एक्सप्लेन होती हैं तो हमें समझने में, उनको याद रखने में आसानी होती है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात यहां तक समझ आई होगी।
कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की क्यों जरूरत हमें पड़ी। अब प्रश्न उठता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब बनी। पेपर में ऐसे सवाल पूछता है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब बनी। बहुत सारी बुक्स में आपको इस प्रश्न का उत्तर दिखेगा 1960 और बहुत सारी बुक में आपको इसका उत्तर दिखेगा 1971। पेपर में भी कभी 1960 पूछ लेता है, कभी 71। क्यों भैया, ऐसा क्यों? सुनिए, वर्ष है 1960, जब वो तीनों देश के प्राइम मिनिस्टर ये सुझाव देते हैं सभी देश के प्राइम मिनिस्टर्स को कि भैया जी एक ऐसी पद्धति बनाओ जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो। तो क्या वो 1960 में ही बन जाएगी? नहीं, आपको एक काम करना है जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, जिसमें सभी देशों के सुझाव आवश्यक हैं, सभी देश मिलकर बैठ के बात करें, वहां के वैज्ञानिक मिलकर बैठकर बात करें। तो एक साल का काम तो ये है नहीं, बहुत सारी बैठकें होती हैं, सम्मेलन होते हैं, तब जाके कुछ निष्कर्ष निकलते हैं, और इस काम को होने में लग गए 11 साल। तो 1960 में इसका सुझाव आया था, यानी विज्ञान की भाषा में उस शब्द को बोलते हैं हम कि परिकल्पना कब आई थी इसकी। परिकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्चुलाइज हुआ था ये 1960 में, 1960 में, और इसको तैयार होने में पूरे 11 वर्षों का समय लगा, और ये लागू होती है, यानी कि ये अप्लाई होती है 1971 में। ठीक है। अब पेपर में मान लो उसने क्लैरिटी के साथ नहीं दिया, वो बोलेगा कि ना परिकल्पना देता ना लागू देता, वो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब बनी, तो वो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। ठीक है, वो या तो 1960 देगा या 1971। अब सुनो, एक तो ये बात, चलो यहां तक भी हमें संतुष्टि है। कभी कभी एक गड़बड़ ये हो जाती है कि वो ये बोलेगा कि एसआई पद्धति कब लागू हुई, एसआई पद्धति कब अप्लाई हुई। ठीक, और ऑप्शन होंगे आपके 1960, 1962, 1947, 1900। अब तुम कहोगे हाँ भैया, मास्टर ने जैसा पढ़ाया वैसा नहीं आया, मास्टर ने तो बताया था कि लागू हुई थी 1971 में, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। मास्टर की गलती नहीं है यहाँ गड़बड़ है समझने की। और ऐसा एक प्रश्न नहीं है, विषय ये केवल फिजिक्स विषय में ही नहीं है, ऐसा बहुत सारे सब्जेक्ट्स में होता है। तो फिर आपको आसपास वाला आंसर करना होता है। अब मुझे बताओ इस प्रश्न का क्या आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। तो वो ना उसने गलत पूछ लिया लागू, वो दरअसल पूछना चाह रहा था परिकल्पना, तो हम आंसर 1961 60 लगा देंगे। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो एग्जामिनर वहां ड्यूटी दे रहा है उसको बोला ओ भैया यहाँ आ जाओ बड़ा दर्द है, वो कहेगा हाँ जी क्या हुआ, भैया ये तो सवाल का उत्तर ही गलत है। वो कहेगा भाई साहब मुझे तो 500 रुपये में रखा गया, एक समोसा चाय मिल जाएगा, दोपहर को लंच मिल जाएगा, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मैंने तो आज तक फिजिक्स पढ़ी भी नहीं। दरअसल उसको कोई मतलब ही नहीं है उस पेपर से। पेपर कोई और टीसीएस सेट कर रही होगी, वो भैया कोई नौकरी देने वाला कहीं ड्यूटी बेचारा करने वाला कहीं का होगा। तो हमें ऐसे सवालों पर ऐसे उत्तर लगे, गलत भी नहीं है, इसको गलत भी नहीं बोला जाता कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज में, ये सही है। अब कमेंट सेक्शन में मुझे मतलब पेटना, कहीं इसका स्क्रीनशॉट दो, देखो लागू बता रखा है 71 में, लगवा रहे हो 60, मुझे मतलब पेटने लगना। मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम मात्रकों को बांटते कैसे हैं, कौन कौन से मात्रक होते हैं, उनके बारे में कल पढ़ेंगे आगे। और अब तक आपको ये तो समझ आ चुका होगा कि हम, आपने अगर पहले से उन चीज़ों को पढ़ भी रखा है किताब से, कैसे भी कहीं और से, तो वो कुछ ना कुछ आपको फिर भी उनमें नया मिल रहा होगा। तो चलिए फटाफट से एक बार रिवीजन करते हैं जो हमने आज पढ़ा। तो आज हमने सबसे पहले सिलेबस के बारे में जाना। सिलेबस की चिंता मत करो, वो आपको जब हम पूरा पढ़ चुके होंगे तो उंगलियों पे याद हो जाएगा। बाकी हमने ये जाना कि भौतिक विज्ञान क्या होती है, प्रकृति का अध्ययन है, राशियां क्या होती हैं भौतिक विज्ञान को समझने के लिए आवश्यक, और राशियों को समझने के लिए मात्रक है, मतलब लिंक लिंक करके पढ़ो तो मजा आएगा। फिर हमने मात्रकों के बारे में पढ़ा, मात्रकों की पद्धति पढ़ी, 3 हमारी MKS है, CGS है, FPS है, लेकिन ये हमारे देशों में चल जाती हैं, हमारे अपने लोकल में चल जाती हैं। अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो हमें एक ऐसी पद्धति की जरूरत है जिसको सब जानते हों, और उसको सभी ने मिलकर बनाया है तो जानते भी सब होंगे। तो कल हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि हमें सिलेक्शन के लिए केवल लाइव क्लासेस से बात नहीं बनती है। लाइव क्लासेस ले लो या रिकॉर्डेड ले लो, है ना, मैं क्लासेस कह देता हूँ।
केवल इससे बात नहीं बनती है। हाँ, ये पहला स्टेप है और बहुत जरूरी है। हम लोग क्या कर रहे होते हैं जब तैयारी के शुरू में होते हैं, सबसे पहले हर बच्चे ने ये किया होगा, आप सहमति देना कि आपने उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटने शुरू कर दिए होंगे और आपको लगने लग गया होगा कि इन्हीं से एग्जाम निकल जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में बैठे होंगे तो सवालों की हवा भी नहीं लगी होगी, आपका भ्रम टूटा होगा। फिर आपने किताब से पढ़ना शुरू किया, आप रटते गए किसी एक किताब जिसका नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना हो, उसको पूरा घोटा मार दिया होगा, बढ़िया तरह से उसको रट लिया होगा। लेकिन फिर आप एग्जाम में बैठे होंगे और आधे क्वेश्चंस की हवा फिर भी नहीं लगी होगी। देखिए, असल में किसी भी विषय पर अगर आप बहुत अच्छी कमांड बनाना चाहते हैं तो ना केवल वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से बनेगी, ना केवल वो किसी भी एक किताब को पढ़ने से बनेगी। वो बनती है जब आप कॉन्सेप्ट की समझ बनाते हैं, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखो, जैसे मानो एक तो तरीका हमारे पास था कि हम इसको रट लेते किताब से, और एक तरीका है कि हमने इसको समझा। अगर आप इसको, इस टॉपिक को सवालों की मदद से कवर करना चाहते हैं तो 200 सवालों में भी ये कवर नहीं होगा। अगर मैं इसमें से खड़ा खड़ा यहाँ 200 सवाल बना दूंगा, जरूरी थोड़ी कि 200 सवाल हमें याद ही हो जाएंगे। तो तरीका है कि आप ना, जैसे ये कॉन्सेप्ट है मात्रकों की पद्धति, तो इसको समझ लो। अब मैं वादा करता हूं तुम इससे बनने वाला हर सवाल कर जाओगे। तो इसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअली पढ़ना। तो टीचर्स के साथ क्लासेस में पढ़ने का ये फायदा होता है, ये सबसे जरूरी चीज है। अब देखिए, दूसरी जरूरी चीज होती है रिवीजन। क्यों? क्योंकि असल में जो भगवान ने हमारा दिमाग बनाया है ना, ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हमारा दिमाग बनाया है, ये भूलने के लिए बनाया है। क्यों? आप बस में बैठे कहीं जा रहे हो, आप तमाम तरह की चीजों को पढ़ रहे हो। आप पढ़ रहे हो अग्रवाल हार्डवेयर स्टोर, ये सैनिटरी स्टोर, ये छोले भटूरे, पूजा चाट भंडार, दुनिया भर की चीजों को आप पढ़ते चले जा रहे हो। ठीक, आप अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, अंट संट इधर उधर की बात कर रहे हो किसी के बारे में भी। तो जब आपका दिमाग अगर सारी चीजों को जोड़ता रहेगा, एक दिन भर जाना है वो। जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग चीजों को ना फिल्टर करता है। फिल्टर का मतलब, देखो हमारे पास दो मेमोरी है, टेक्निकली बता रहा हूँ, एक परमानेंट है, एक टेम्परेरी है। तो दिन भर की सारी चीजें टेम्परेरी मेमोरी में जाती हैं, और जब आप सोते हैं तो दिमाग उनको फिल्टर करता है, जो बेकार की चीजें हैं उनको डिलीट करता है और काम की चीजों को परमानेंट मेमोरी में डालता है। अब दिमाग ये कैसे तय करे कि कौन काम की है कौन फालतू? तो इस चीज को आपने दोहराया होता है, दिमाग को लगता है अच्छा इस बात के बारे में एक से ज्यादा बार बात हुई है, तो ये परमानेंट है, ये काम की है। और जिस चीज को आपने एक बार बस ऐसे पढ़ा छोड़ दिया, दिमाग को लगता है बेकार है। तो रात को सोने से पहले जब आप रिवीजन करते हैं तो हर वो चीज दो बार हो जाती है, तो दिमाग को लगता है अच्छा काम की है, तो उसको वो परमानेंट मेमोरी में डाल देता है। एग्जाम्पल, ABCD वगैरह गिनती विनती हम हमेशा से टच में रहे तो हमें आज तक याद है। ऐसे अनार हम कभी टच में नहीं रहे, भूल गए। दिल चीज तो नहीं है। दरअसल याद रखने में आसान मुश्किल का कोई लॉजिक ही नहीं है, वो है कि आपने उसको रिवाइज किया या नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भैया जी, हर दिन आपको हर क्लास का, केवल इसी क्लास का नहीं, हर क्लास का जितना आप दिन भर में पढ़ते हैं, सोने से पहले रिवीजन करके सोइए। ना तो 2 दिन बाद आप निश्चित तौर पर भूल जाएंगे उसको। तो मैं वादे के साथ कह रहा हूँ। आपने देखा भी होगा, पेपर से पहले डर होता है, यार पढ़ा तो बहुत है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ा नहीं है। वो कमी होती है सिर्फ रिवीजन की। और रिवीजन हमें अपने से करना है, और अपने से करने वाली चीज़ों में तो बड़ा दर्द है। दूसरा, रिवीजन में आप उस चीज़ को कर रहे हो जो आपने पहले पढ़ ली। आनंद नहीं आता है एक बार पढ़ी हुई चीज़ों में, लेकिन सिलेक्शन आनंद से नहीं होते हैं, सिलेक्शन पेन लेने से होते हैं, उस दुख से आगे बढ़कर होने से होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, अभी आप फिलहाल इन चीज़ों को करिए, और जो चीज़ जहाँ ज़रूरत होगी इसमें हम 3 चीज़ और जोड़ेंगे, लेकिन वो समय के साथ जोड़ेंगे। अपनी क्लास में मैं आप सभी को उन्हें बताता रहूँगा। तो उम्मीद है आप रिवीजन की ज़रूरत समझ गए होंगे। आशा है आप इस बात को समझ गए होंगे जो मैंने समझाई है। अच्छे से रिवाइज करके आइएगा। फिर मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप सभी प्यारे से साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। प्यारे साथियों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हों। पूरी उम्मीद करता हूं, पूरी आशा करता हूं कि आप सभी ने जो सपना देखा है, देखिए सपना कौन नहीं देखना चाहता, सभी लोग सपने देखते हैं। इस ज़िंदगी में सफल कौन नहीं होना चाहता, हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है। लेकिन असल में जो सफलता है ना, ये बहुत सारे त्याग मांगती है, बहुत सारी मेहनत मांगती है। सभी इसको नहीं कर पाते हैं, इसलिए सभी सफल भी नहीं हो पाते हैं। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, और जो भी त्याग ज़रूरी हैं विद्यार्थी जीवन में, उन्हें अवश्य ही करते हुए चल रहे होंगे। अब मेहनत क्या क्या होनी चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको सारी क्लासेस हर दिन लेनी है, और रात को सोने से पहले उनका रिवीजन करना है। अभी 2 चीज़। तीसरी चीज़ हम आज ही ऐड करेंगे अपनी तैयारी में। तैयारी ना केवल लाइव क्लास सामने फ़ोन लेकर रखना होता है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो जो दो चीज़ मैंने आपको बता दी, तीसरी क्लास फिनिश करने के समय पे मैं ऐड करूंगा, उसका आज सही समय है। बाकी दो चीज़ और होंगी, उनको उसी समय पे ऐड करूंगा जब उनका सही समय होगा। तो ये तो रही आपकी मेहनत। बाकी त्याग क्या होता है, देखिए सेक्रीफाइस कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए आपका एग्जाम नज़दीक है, महीना भर एग्जाम में है, आपके दोस्त ट्रिप पे जा रहे हैं 6-7 दिनों के लिए। अब 6-7 दिन तैयारी के दौरान एग्जाम से एक महीने पहले बहुत बड़ा गैप हो जाता है, आपको वो थोड़ा सा अवॉइड कर देना है। बोल देंगे भाई बाद में घूम लेंगे आराम से। कई बार ऐसा होता है कि पूरे दिन भर का मेरा टारगेट आज कंप्लीट नहीं हुआ, दोस्त आया शाम को, चल भाई घूमने चलते हैं थोड़ा। अगर आप चले गए तो टारगेट ऐसे ही रह जाएंगे, बट हम कहेंगे नहीं यार चलो कल घूमने चल देंगे, आज टारगेट पूरा कर लेते हैं। तो ये छोटे छोटे सेक्रीफाइसेस होते हैं, छोटे छोटे त्याग होते हैं जो हमें तैयारी के दौरान करने होते हैं। कुल मिलाकर अपनी प्रायोरिटी पहले पढ़ाई को रखो, जब अपने टारगेट्स को रखो, भाई इतना दिन में मुझे क्लास लेनी है, इतना रिवीजन करना है, ये मेरा हो गया, फिर मैं कुछ भी करूं, पहली प्रायोरिटी उसको दो। बहुत बार हम क्या सोचते हैं कि चल पहले घूम लेते हैं, होता है ना ऐसा कि चल यार थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम पे रील देख लेते हैं फिर पढ़ेंगे। अब रील में तो ऐसा खो जाते हैं, ऐसा उलझ जाते हैं कि फिर हमें आगे टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो प्रायोरिटी हमने दरअसल गलत सेट कर दी, हमने पहली प्रायोरिटी इंस्टाग्राम को दिया, दूसरी पढ़ाई को दिया ना। आप पहली पढ़ाई को दीजिए, दूसरा इंस्टाग्राम को दीजिए, तब देखना दिमाग को कितना, दिल को कितना सुकून मिलेगा। चलिए, वैसे आप सभी बहुत अच्छे हैं और एक शानदार मेहनत आप सभी कर रहे हैं। मुझे अपने हालचाल बताइए, कैसे हैं आप सब? कुमकुम हमारे साथ हैं, ऋषि हमारे साथ हैं, सूरज हमारे साथ हैं, शोभा राम प्रकाश हैं, रंजीत हैं, गीता हमारे साथ हैं, प्रदीप हैं और दंगश बाबू हैं। लव यू भाई, बहुत सारा प्यार। बोलू आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत सारा आभार भाई। देखो मुझे ऐसा लगता है कि केवल सिलेबस खत्म कराना एक अध्यापक की जिम्मेदारी नहीं है। एक अध्यापक की जिम्मेदारी है आपको उन सभी चीज़ों से भी अवगत कराना जहाँ पर आप गलतियाँ कर रहे होते हैं। और असल में मैंने तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बड़े अंदर जाके तैयारी की है, बड़ी डीप तैयारी की है, तो मैं भले भली भांति जानता हूँ कि क्या क्या समस्याएं आएंगी, कहाँ आप गलतियाँ करोगे। तो मेरी कोशिश होती है कि वो गलतियाँ आप ना करो, थोड़ा सा समय आपका बच जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। अच्छा मुझे रिवीजन बताओ, रिवीजन किस किस ने किया कल रात सोने से पहले? तो चलो चेक ही कर लेते हैं। हर दिन क्लास की शुरुआत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछा करूँगा, में हम लोग रिवीजन चेक करेंगे। तो मेरा आपसे सवाल है कि बताइए, जो एसआई पद्धति है, एसआई पद्धति की परिकल्पना, यानी कि इसका कॉन्सेप्ट कब आया, कि परिकल्पना कब आई, कि परिकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट कब आया, ये कब कॉन्सेप्चुलाइज हुई एसआई पद्धति? बताइए इसका आंसर और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बढ़िया, अंकुश बाबू एकदम बहुत अच्छे हैं। आप थोड़ा डीप पढ़ाना, आपको कभी इन चीज़ों की चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि डीप पढ़ाना है, ऊपर से पढ़ाना है। मैंने कहा ना, अब आप यहाँ आ गए हैं, ये सारा भार मेरे कंधों पर डालिए। आप सिर्फ ध्यान से सुनने समझने और रात को सोने से पहले रिवीजन, और जो चीज़ मैं बोलूँ अपनी तरफ से उन्हें करने पे फोकस करिए बस। बहुत ही बढ़िया। 19 कॉन्सेप्चुलाइजेशन 1960 में हुआ था, परिकल्पना 1960 में आई, 1971 में इसको अप्लाई कर दिया गया था, इसको लागू कर दिया गया था। तो सही उत्तर 1960 होगा। बहुत बढ़िया, आप सभी एकदम अच्छा आंसर करते हैं, इसका मतलब आप सभी रिवीजन कर रहे हैं। अगर ऐसे ही आप अच्छे अच्छे उत्तर करें तो मुझे भी एक ये कॉन्फिडेंस आएगा कि जहां हम मेहनत कर रहे हैं वो असल में मेहनती है। चलिए, तो मात्रकों में कल हमने क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। और देखो जो मेरे बोलने के साथ कनेक्ट कर जाए, इसको सारी चीज़ें याद आ जाए, मैं मानूंगा कि उसी ने रिवीजन किया है। तो भैया कल हमने पढ़ा था भौतिक विज्ञान क्या होती है, प्रकृति का अध्ययन, स्टडी ऑफ नेचर। भौतिक विज्ञान को समझने के लिए राशियों की आवश्यकता है, क्वांटिटीज़ की नीड है। क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, फिजिक्स के पूरे चैप्टर्स में बस क्वांटिटीज़ पढ़नी है। उसके बाद राशियों को अगर समझना है, क्वांटिटीज़ को अगर पढ़ना है, तो आपको मात्रकों का ज्ञान होना आवश्यक है। यूनिट्स की स्टडी जरूर करनी है, यूनिट्स की समझ जरूर होनी है। यूनिट्स के 3 मात्रक हमने देखे, मात्रकों की 3 पद्धतियाँ, एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस। और हमने देखा कि इन तीनों से बात नहीं बनती है जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर बात करते हैं। तो हमें एक चौथी मात्रकों की पद्धति की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं मात्रकों की एसआई पद्धति, एसआई सिस्टम, जो 1960 में कॉन्सेप्चुलाइज हुआ, परिकल्पना आई, और 1971 में उसको हमने लागू कर दिया, अप्लाई कर दिया। तो यहाँ तक हमने एसआई सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा। अब हमारे सामने टारगेट क्या है कि एसआई सिस्टम के हिसाब से, मतलब एक सिस्टम बनाना है, कुल मिलाकर एक पद्धति बनानी है मात्रकों की। अब किसकी पद्धति है? मात्रकों की। यूनिट्स का सिस्टम है, तो उसमें यूनिट्स को एक सिस्टम से बांटना है, यही तो बात है। अब भैया
अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने कुल मात्रक होते हैं, भौतिक विज्ञान में कुल कितनी यूनिट्स हैं, कितने मात्रक हैं, तो ये ना कहना 7 3। ध्यान से सुनो, हेडिंग के साथ आंसर किया करो। मैंने मूल मात्रक नहीं पूछा है, अभी हम सीखेंगे कि 7 आंसर करो। मैं कहता हूं कुल कितने मात्रक हैं। तो देखो भैया जी सुनो, हर मात्रक किसके साथ जुड़ के चलता है? राशि के साथ। हर यूनिट क्वांटिटी के साथ जुड़ के चलती है। इसलिए मैं कह रहा था कल की क्लास बहुत जरूरी है। आपको मेरे कहते ही समझ आ जाना चाहिए, अच्छा ये राशि है, ये मात्रक है। तो हर राशि का कम से कम एक मात्रक तो होगा, और एक से ज्यादा भी होते हैं। तो कुल मिलाकर भैया जी जितनी राशियां हैं उतने तो मात्रक होंगे, या उससे और भी ज्यादा हो सकते हैं। अब भैया राशियां कितनी हैं, क्वांटिटीज कितनी हैं? तो साहब अगर आप देखें, राशियां अनंत हैं, इनफाइनाइट हैं। हमारे स्तर पे 13 चैप्टर हैं, हम 10th लेवल साइंस पढ़ रहे हैं, 13 चैप्टर हैं। क्या फिजिक्स 13 ही चैप्टर में सिमट जाएगी? ना, फिजिक्स तो भाई आप 11वीं 12वीं स्तर पे पढ़ोगे 28 चैप्टर हो जाएंगे, बीएससी स्तर पे पढ़ोगे 50 चैप्टर हो जाएंगे, एमएससी स्तर पे पढ़ोगे 80 चैप्टर हो जाएंगे, पीएचडी स्तर पे पढ़ोगे 150 चैप्टर हो जाएंगे, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक में पढ़ोगे तो 200 चैप्टर हो जाएंगे। अब कितनी राशियां हो जाएंगी भाई? अनंत राशियां हो जाएंगी, हम ये मान लेते हैं। भैया राशियों की कोई लिमिट नहीं है, राशियां तो बहुत सारी हैं। सारी राशियों की अगर हम बात करें, अब वो सारी राशियां मेरे सामने बैठी हुई हैं, और मुझे जिम्मेदारी मिली है कि इन्हें एक सिस्टम से बांटो। तो एक बात बताओ मुझे आप, कि जैसे मान लो बहुत सारे बच्चे आपके सामने बैठे हुए हैं, 12वीं की क्लास है, आपको जिम्मेदारी मिले कि इसे बांटो। आप कैसे बांटेंगे? क्या सबसे पहले आपको एक आधार नहीं चुनना पड़ेगा बांटने का? मेरा मानना है कि आप कंफर्म करना हाँ या ना, कि अगर आप किसी चीज को बांटना चाहते हैं तो एक आधार जरूर होना चाहिए। क्यों भैया, आधार के बगैर क्या दिक्कत है? देखो, आधार अगर नहीं चुनोगे तो हो सकता है कि आप उन्हें ऐसे बांट दो कि भाई लड़के लड़की एक तरफ हो जाओ, तो दो ग्रुप बन गए। या हो सकता है आप उन्हें ऐसे बांट दो, उनकी ऊंचाई के आधार पे बांट दो कि भाई 140 सेंटीमीटर तक यहाँ आ जाओ, 140 से 150 है, 150 से 160 है, 160 से 170 यहाँ। तो यहाँ तो 4 ग्रुप बन गए। आपको कोई सलाह देगा ना, ऐसे मत बांटो, ऐसे बांटो। जो कल इनका मैथ का टेस्ट हुआ है ना, उसमें 0 से 40 नंबर वाले यहाँ, 40 से 50 वाले यहाँ, 50 से 60 वाले यहाँ, 60 से 70 वाले यहाँ, 70 से 80 वाले यहाँ, 80 से 90 वाले यहाँ, 90 से 100 वाले यहाँ, तो 8 ग्रुप बन गए। अब ऐसे तो किसी चीज को बहुत सारे तरीके से बांटा जा सकता है, जब तक कि आप आधार फिक्स ना करो। अगर आप आधार फिक्स कर लो, अगर को ना, मैं तो केवल जेंडर के हिसाब से बांटूंगा, मैं तो केवल लिंग के हिसाब से बांटूंगा, पुरुष या महिला, खत्म कहानी। दो कैटेगरी बन गई। तो हर चीज को बांटने का ना, आप सबसे पहले आपको एक आधार फिक्स करना पड़ता है। तो हमने यहाँ मात्रकों को बांटने का आधार फिक्स किया कि ये मात्रक स्वयं में परिपूर्ण है या इन्हें किसी की आवश्यकता है। दो ही बातें निकलेंगी। अगर मैं इन मात्रकों से सबसे ये बोलूं और पूछूं कि मात्रक भैया बताओ, तुम में से कौन ऐसे हैं जो अपने आप में परिपूर्ण हैं? परिपूर्ण का मतलब कि जिन्हें लिखने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, जिन्हें लिखने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो कुछ ऐसे होंगे और कुछ वो होंगे कि जिन्हें लिखने के लिए किसी और की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिलाकर मैंने आपको इतना इसलिए समझाया, आप समझ पाओ कि हमने दो ही आधार, दो ही तरह से क्यों बांटा इनको। तो देखिए, वो मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए, लिखिए, वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य की सहायता, किसी अन्य मात्रक की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि देखिए, मतलब कहने का यह है, कहने का मतलब मेरा यह है कि देखो, जब मैंने मात्रकों से पूछा कि बताओ भैया, तुम में से कौन ऐसे हैं जिन्हें, जो अपने आप में परिपूर्ण हैं, तो कुछ मात्रक निकल के आए। उनको मैंने कहा तुम मूल मात्रक हो। और वो कितने थे? केवल 7 थे। सारी राशियों में कितने सारे मात्रक हैं, सॉरी, मात्रकों में, सारे मात्रकों में, सारी यूनिट्स में केवल 7 ऐसे आए कि जो अपने आप में परिपूर्ण थे। तो उन्हें क्या कहा जाता है? मूल मात्रक। तो हेडिंग डलेगी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में सबसे पहली कैटेगरी किसकी है? मूल मात्रकों की, और इंग्लिश में इनको बोला जाता है फंडामेंटल यूनिट्स।
यानी कि अच्छा एक बार बताओ, सबको समझ आ गया कि कौन फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं? तो आप कहोगे कि फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज which doesn't need which does not need to represent itself, which does not need others, which does not need to others, does not need, इसको ऐसे रखो, हाँ रख लो इसको, does not need to others to represent itself, कि जिन्हें खुद को व्यक्त करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होती है। जरा बताओ भैया, यहां तक आपको समझ आया, क्लियर हुआ? और कितने ऐसे मात्रक निकल के आए? तो ऐसे केवल 7 मात्रक निकल के आते हैं। आओ जरा देखें कौन कौन वो होते हैं। तो 7 ही राशियां हैं, 7 ही मात्रक हैं कि जो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं। तो उनको बोला जाता है, अगर राशि है ऐसी तो मूल राशियां, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज। और दूसरा है मूल मात्रक, मूल राशियां और मूल मात्रक, यानी कि फंडामेंटल यूनिट। तो इनकी संख्या है 7। जिनको पता है वो एक बार थम्स अप करके बताते रहिए फटाफट फटाफट। तो जैसे पहली राशि है आपकी मूल राशि लंबाई। लंबाई कहती है कि मेरा जो मात्रक है ना, कौन? मीटर, उसे लिखने के लिए किसी और की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। दूसरी राशि है द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि मास। द्रव्यमान कहता है कि मेरा जो मात्रक है ना किलोग्राम, उसे लिखने के लिए भी किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, फटाफट से सातों बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तीसरा देखिए, इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख लेता हूं क्योंकि मुझे थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए होगी। अब तीसरा देखें एक बार। तीसरी राशि है समय, यानी कि टाइम। टाइम कहता है कि मेरा मात्रक सेकंड, और इसे लिखने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। चौथी राशि विद्युत धारा। अच्छा देखो, यहां पर हमें यह नहीं समझना कि विद्युत धारा क्या होती है, इसको पूरे चैप्टर है इसके लिए। अभी बस ये देख रहे हैं कि विद्युत धारा एक ऐसी राशि है जिसका मात्रक को लिखने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। यानी याद रखना कि विद्युत धारा एक मूल राशि है, इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसका मात्रक जो है एम्पियर। अरे भाई, स्वयं लिखा जा रहा है, इसे लिखने के लिए किसी और मात्रक की जरूरत थोड़ी है। कहने का मतलब, अगर आप मान लो सेकंड को लिख रहे हैं तो उसके लिए आपको इन दोनों की या इसकी थोड़ी जरूरत पड़ रही है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है। अगला अगला देखिए, तापमान यानी कि टेम्परेचर। ठीक है, तापमान का मात्रक क्या है? केल्विन। तापमान का मात्रक है केल्विन। चलो आगे आप देखिए, छठा, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो पदार्थ की जो मात्रा है, इसका मात्रक होता है मोल। ठीक है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल है। और सातवीं राशि है आपकी ज्योति तीव्रता। मैं फिर से कहूंगा कि आप यहाँ ये जानने की कोशिश मत करना ये होती क्या है, आप बस इतना याद रखो कि ये वो राशियां हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। इनके बारे में पढ़ेंगे तो आगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक होता है कैंडला। ठीक, तो सवाल आएगा कि बताइए, जैसे क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सी एक मूल राशि है? इन सातों में से कोई एक होगी, आपको बस ये 7 याद रखने हैं। बहुत बढ़िया, वैसे आप सभी के अच्छे आंसर आ रहे हैं। देखो सर, टेस्ला किसका होता है? तो बाबू, अगर आप पूरी राशियों को एक ही स्लाइड में जानने की कोशिश करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको जो अगली 30-40 क्लास हम लेने वाले हैं उनमें उनको एक में ही कवर कर लेंगे, नहीं ना। मतलब देखो, मैं मानता हूँ कि आपकी उत्सुकता है, लेकिन थोड़ा सा हमें काबू रखना पड़ेगा, है ना, उत्सुकताओं पे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि हम एक ही दिन में सारी फिजिक्स पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो जहां पर टेस्ला आएगी, अब टेस्ला आती है चुंबकीय क्षेत्र में, जो कि 10वां 11वां चैप्टर है, तो वहां पे जाके हम उसको पढ़ रहे होंगे, है ना। चलो, तो ये हो गया आपका मूल मात्रक। जल्दी से नोट करो और थम्स अप करो फटाफट से। अब देखिए, मुझे जब इनको बार बार लिखना होता है, मुझे जब इनको बार बार लिखना होता है, तो बहुत बड़ा बड़ा सा लगता है। अगर मान लो मुझे मीटर बार बार लिखना है तो बहुत बड़ा है, तो मैं इनके लिए ना छोटे छोटे सिंबल यूज कर लेता हूँ, जिनको बोलता हूं मैं संकेत। तो इनके संकेत देखो, इनके सिंबल देखो क्या होते हैं। तो अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो मीटर को आप एम लिख सकते हो, ठीक है, एम। किलोग्राम को आप केजी लिख दोगे शॉर्ट में, कुछ और नहीं है, ये केवल संकेत है, सिंबल है। सेकंड को एस, एम्पियर को शॉर्ट में ए, केल्विन को शॉर्ट में के, मोल को शॉर्ट में एम ओ एल, पूरा एम ओ एल ई, शॉर्ट में एम ओ एल, कैंडिला को छोटा सी और डी। ये हो गया इनके संकेत, केवल शॉर्ट फॉर्म। इतना भी याद रखना, ये भी हमें आगे याद रखना है। चलो भैया, मैं ऐसे कर देता हूँ, है ना, ये आपका क्लियर हो जाए। थोड़ा सा आपको अंतर रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या है। ये मेन हेडिंग हो जाएंगी और ये इसमें मिक्स हो भी करेंगे, ऐसा लग रहा है जैसे मिक्स हो रही हो। ठीक है भैया जी, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप सभी ने बहुत अच्छे उत्तर किए हैं। अब देखिए आगे चलें थोड़ा सा। अब ये तो हो गए मूल मात्रक, ये सात, तो ये सात ऐसे साइड में। अब कहाँ कहानी क्या थी कि बहुत सारे मात्रक सामने बैठे हैं और ये सात निकल के आ गए कि भैया हमें किसी की मदद नहीं लेनी, हम अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हैं। अब देखो, जैसे एक गांव में क्या होता है कि कुछ घर ऐसे होते हैं जिनके पास अपना सारा सामान होता है, डेली रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करने वाला, वो तो किसी के यहाँ मांगने नहीं जाएंगे। बाकी के जो घर हैं जिनके पास अपना पूरा सामान नहीं है, वो इनसे मांग के ही काम चलाते हैं। तो जो मात्रक, ऐसे ही सारे मात्रक हैं, अब ये इनसे ही मिलकर बनेंगे। तो सारे मात्रक कहते हैं जी हमारे पास अपना कुछ नहीं है, हम तो इनसे ही मिलकर बनेंगे। तो वो सारे मात्रकों को हम दूसरी कैटेगरी में डाल देते हैं और उनका नाम रख देते हैं हम व्युत्पन्न। देखिए, व्युत्पन्न का मतलब होता है जो किसी और से उत्पन्न होते हों। ड्राइव्ड वर्ड का इटसेल्फ मीनिंग यही होता है कि वो यूनिट्स जो किसी और से मिलकर बनी हैं। अब देखिए भाई साहब, ये कौन कौन होती हैं, तो मैं आपको अभी समझा चुका हूं कि टोटल यूनिट्स बहुत सारी हैं, उनमें से सात को छोड़कर सब ड्राइव्ड हैं, खत्म, सब व्युत्पन्न हैं। एक तो पहली चीज। अब मैंने क्या देखा है कि बहुत सारी जगहों में, बहुत सारी किताबों में या बहुत सारी क्लासेस में क्या करते हैं कि 150-150 मात्रक लिखवाए और उनको रटवाना शुरू कर दिया। असल में कुछ भी ऐसी चीज जिसे आप जानते नहीं हैं, वो हमारे दिमाग में जाएगी ही नहीं। दिमाग में जाने का तरीका होता है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करूं। तो देखो, जो व्युत्पन्न मात्रक है ना, हर राशि व्युत्पन्न राशियों के साथ ही तो चलेंगे। और हमें पूरी फिजिक्स में क्या पढ़नी है, राशियां पढ़नी है। तो जैसे जैसे हम राशियों को सीखते चले जाएंगे, आप खुद समझते चले जाओगे कि इनका मात्रक कैसे बनेगा। असल में मात्रक रटने का मुद्दा नहीं है, ये चैप्टर ना केवल यहाँ चलेगा, ये पूरी फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मान लो मैंने एक राशि ली, एक एग्जाम्पल लेता, अच्छा पहले इसकी परिभाषा लिखो कि व्युत्पन्न मात्रक कौन होते हैं। कि वो मात्रक, वे मात्रक जो किसकी मदद से बनाए जाते हैं, वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। यानी कि द यूनिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स, कि भैया जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं। अच्छा, वो राशियां भी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मात्रक व्युत्पन्न मात्रक और राशियां व्युत्पन्न राशियां, यानी कि क्वांटिटीज ड्राइव्ड क्वांटिटीज और यूनिट्स ड्राइव्ड यूनिट्स। ठीक है। अब जैसे देखो, ये रटने की विषय वस्तु है ही नहीं। एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं एक व्युत्पन्न राशि का, जैसे चाल ले लो, स्पीड ले लो। अब देखो, ये मैंने इसलिए ऐसी राशि ली है क्योंकि इसके बारे में आप मैथ में भी पढ़ते हो, बाकी सारी राशियां तो शायद आपने ना पढ़ी हो। तो चाल का सूत्र क्या है, तो आप कहोगे भैया जी चाल का सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे समय।
ठीक, तो ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये एक ऐसी क्वांटिटी हुई, चाल एक ऐसी क्वांटिटी हुई कि जो बाकी दो से मिलकर बन रही है। अच्छा दूरी क्या है? अरे भाई लंबाई ही तो दूरी होती है, मैं आपको समझाऊंगा। एक तो देखो लंबाई से मिलकर बन रही है, एक समय से मिलकर बन रही है, तो ये मूल राशियों की मदद से ही तो बन रही है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से ही तो बन रही है। आई बात समझ में? अब तुम मुझसे पूछो इसका मात्रक, तो देखो इसका मात्रक लिखो, ये तो राशि हो गई, इसका मात्रक, इसकी यूनिट, तो इसकी यूनिट क्या है? देखो दूरी की यूनिट क्या है? मीटर, ठीक है, दूरी की यूनिट मीटर, और समय की यूनिट सेकंड, समय की यूनिट सेकंड रख दो। ऐसे बनाना सीखो, इनको रटने का बात नहीं है। तो बोला कैसे जाएगा इसको विज्ञान की भाषा में? मीटर प्रति सेकंड, मीटर पर सेकंड, ऐसे बोला जाएगा। तो जब तक आपको किसी राशि की जानकारी ही नहीं है, आप उसका मात्रक कैसे बना लोगे? चलो मैं आपसे एक राशि लिख दी मैंने, लो ये लो, मैंने लिख दिया आघूर्ण, बताओ इसका मात्रक क्या है? अब तुम्हें इसका सूत्र ही नहीं पता, तो तुम इसका मात्रक कहाँ से बनाओगे? हाँ, जब इसका सूत्र पढ़ लोगे, फॉर्मूला पढ़ लोगे, तो तुम मात्रक भी बना दोगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि देखो व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव्ड यूनिट्स तब बन पाएंगी जब आपको सारी मतलब जब आपको राशि के सूत्र पता होगा। तो पूरी फिजिक्स में हम राशि का सूत्र पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मात्रक पढ़ेंगे। कुल मिलाकर मात्रकों को हम धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं कि सारे मात्रक आपको क्लियर हो जाएंगे, बस रटने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद बता दो कि रटना है या समझना है। रटोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा दूसरा, अब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकता है? जैसे पूछेगा चाल का मात्रक, तो या तो ऑप्शन ऐसे होंगे या ऑप्शन ऐसे होंगे कि मीटर को एम लिख दिया और सेकंड को एस लिख दिया, ऐसे भी ऑप्शन होते हैं। दूसरा, वो कभी कभी एस को ना ऊपर लिख देता है, तो भाई एस अगर ऊपर लिखा जाएगा ना, जैसे देखो नीचे है तो ये किसका है, इसकी घात कितनी है? जैसे अगर मैं ऐसे लिखूं तो इसका मतलब इसकी पावर 2 है, और किस में है? प्लस में है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस में है। बट अगर कोई संख्या ना लिखी हो किसी राशि के ऊपर, तो है तो वो प्लस में, और प्लस की 1 है, तो ऊपर जाके ये बदल जाएगी, माइनस की 1 हो जाएगी। ये भी याद रखना। तो ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा या तो ये मिलेगा। ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें हम नहीं पढ़ते हैं, और आती हुई चीजें हमसे छूट जाती। तो भैया जी व्युत्पन्न मात्रकों को हम पूरी फिजिक्स में समझते हुए चलेंगे। बहुत बढ़िया, आप सभी समझने वाले पक्ष में हैं। रवि कुमार गुरुजी डीप पढ़ाइए ताकि ग्रुप डी भी कवर हो जाए प्लीज। कितना बैच खरीदेंगे हम लोग? देखो रवि बाबू, इसमें बात ना बैच खरीदने की नहीं है। अब थोड़ा सा लॉजिक समझना है इस बात का। देखो ना तो अंकित सर इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि वो अगर कोई काम हो सकता हो और वो उसको इसलिए ना करें क्योंकि हमें पैसे बनाने हैं। पहली चीज समझना थोड़ा सा, अगर ऐसा हो पाता कि इसी क्लास में मैं ग्रुप डी भी कवर करा देता, तो अंकित सर खुद इसी बात को बोल देते कि हम केवल एनटीपीसी ही ला रहे हैं और उसी में ग्रुप डी कवर हो जाएगा। और आप कभी, मैं भी डिफेंस चैनल संभालता हूँ, वहाँ पे सारे बैचेस वगैरह मैं लॉन्च करता हूँ। आप कभी देखना कि जिस बैच से कोई दूसरा एग्जाम कवर होता है तो मैं उसके लिए बैच नहीं लाता, मैं कहता हूँ भाई तुम्हारे पास ये बैच है, आप उससे पढ़ लो। तो यहाँ पे बात ये नहीं है कि मैं आपको दूसरा बैच रिकमेंड कर रहा हूँ, मजबूरी ये है कि ऐसा संभव ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे ऐसा पढ़ाओ, ऐसी जीएस पढ़ाओ, कांस्टेबल के लिए मैं आपसे पढ़ रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पढ़ रहा हूँ, और मैं कहूँगा भैया ऐसी जीएस पढ़ाओ, ऐसी जीएस पढ़ाओ कि इससे यूपीएससी कवर हो जाए। बताओ कोई संभव है क्या? भाई यूपी कांस्टेबल के लिए जीएस आपको 2 महीने पढ़नी है, जबकि यूपीएससी लेवल की जीएस तो भैया साल भर 2 साल में भी कवर नहीं हो पाती, वो तो इतनी ज़्यादा है। तो असल में जो आप उम्मीद कर रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि भैया जी इसमें ऐसे पढ़ाओ कि रेलवे ग्रुप डी कवर हो जाए, भाई माफी चाहूंगा वो संभव ही नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि ग्रुप डी में पूछता है न्यूमेरिकल, ग्रुप डी में पूछता है डेरिवेशंस के फॉर्मूले। और जो बच्चा केवल एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, जिसने पैसे दिए हैं एनटीपीसी का बैच खरीदने के लिए, वो क्यों पढ़े उन चीजों को, और मैं क्यों पढ़ाऊं जो चीज पेपर में नहीं आएंगी? ये मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। तो मैं माफी चाहूंगा, यहां से ग्रुप डी कवर नहीं हो पाएगा। हम केवल एनटीपीसी को टारगेट करके चलेंगे, और एनटीपीसी से, एनटीपीसी जैसा स्तर जिन एग्जाम्स का है वो 100% क्लियर होंगे आपके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ भैया जी, सभी को इतना समझ आ गया कि भैया व्युत्पन्न मात्रक तो हम पूरी फिजिक्स में पढ़ते हुए चलेंगे? चलो कहानी खत्म हो गई। अब भैया हमने सोचा कि ठीक है यार, सारे के सारे मात्रक बट गए, बात खत्म।
अब हमें थोड़ा सा सुकून आया, यार बड़ी जिम्मेदारी खत्म हुई, मैं चल दिया अपने घर। लेकिन मैंने देखा कि अभी तो दो राशियां रास्ते में झोला टांगे खड़ी हुई हैं। अरे मैंने कहा तुम कहाँ रह गए भाई? मैंने कहा हम भी तो बटेंगे, हम भी राशियां हैं, हम भी क्वांटिटी हैं। तो मैंने कहा तुम ये बताओ, तुम्हारे पास अपने मात्रक हैं या तुम इस इन मूल मात्रकों की मदद से बनाए जाओगे? तो वो कहते हैं अपने मात्रक हैं हमारे पास। तो मैंने कहा चलो चलो जल्दी यार मूल मात्रकों में जाओ। वो कहेंगे ना, हमारे पास अपने मात्रक हैं, खुद के मात्रक हैं, लेकिन फिर भी हमें चाहिए स्पेशल इज्जत, हमारे लिए अलग कैटेगरी बनाओ। तो दो राशियां ऐसी हैं अभी जो बच गई हैं, जिनके पास अपने मात्रक हैं। लॉजिकली तो उन्हें फंडामेंटल में चले जाना चाहिए, मूल मात्रकों में चले जाना चाहिए, लेकिन उनको अलग ही कैटेगरी बनानी पड़े। अच्छा चलो ये तो मजाक की बात थी। देखो जेन्युइन रीजन ये है कि ये दो राशियां ना बहुत बाद में खोजी गई थी। जब तक दुनिया के लोगों ने 4-6 साल ये पढ़ लिया था, 7 मूल मात्रक, 7 मूल मात्रक, फिर किताबों में भी छप गया। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया को दिमाग से निकालोगे ना जी, 9 होते हैं 9 होते हैं, फिर 7 की जगह 9 करो। तो लोगों ने कहा ठीक है यार, इनकी अलग राशि बना दो, अलग कैटेगरी बना दो। तो एक तीसरी कैटेगरी और हमें मात्रकों की बनानी पड़ती है इन्हीं दो राशियों की वजह से। इसको बोला जाता है समपूरक मात्रक। समपूरक का मतलब कुछ सप्लीमेंट्री है, एक्स्ट्रा है बस। समपूरक मात्रक, सप्ली सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जो नेसेसरी तो नहीं है बट हमारी साइड में मदद करते रहते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हमने इनको बोल दिया कि ठीक है तुम संपूरक मात्रक कहलाए जाओगे। और वो कौन राशियां थी जो संपूरक राशियां हैं? पहले राशि देखो, क्वांटिटी देखो। तो दो क्वांटिटी हैं, एक तो है आपकी कोण, एंगल, जिसको आप अक्सर पढ़ते हो। और देखो इसका जो मात्रक है, इनको बोला जाएगा संपूरक मात्रक। ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इसकी जो यूनिट है कोण की, वो होती है रेडियन। अब तुम कहोगे ना भैया डिग्री हो डिग्री, अरे भैया हम ऐसा ही लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो तुम्हारे देश में डिग्री ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैथ्स में आप डिग्री ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, लेकिन ऐसा ही लेवल पे रेडियन पढ़ेंगे हम। अपने देश में बेशक डिग्री बोले, जब विदेशों में जाऊंगा, जब कॉन्फ्रेंस होंगी, सारे साइंटिस्ट बैठे होंगे, तो भाई मैं तो रेडियन बोलूंगा। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा होता है, एक दूसरा होता है घन कोण। घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल क्या होता है, आओ देख ही लेते हैं। देख ही लेते हैं एक बार सॉलिड एंगल को, आप बड़े अच्छे से जानते हैं। अच्छा भाई, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। देखो, आपने कभी भी कहीं किसी तरबूज वगैरह को कटे हुए देखा होगा? हाँ देखो, जैसे ये है। आप जब तरबूज को काट के देखते हैं सैंपल टेस्ट करने के लिए, मीठा है कैसा है, तो देखो तरबूज वाला जो है ना, उसको ऐसे काट के बाहर निकाल लेता है। तो यहाँ एक गोल गोल एंगल बन जाता है, ये वाला। तो ये वाला जो एंगल है ना हमारा, ये वाला एंगल जो है गोल गोल, ये इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है जी। तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। पेपर में हालांकि आपसे इतना नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है, खत्म। तो इसको याद रखना कि सॉलिड एंगल का जो मात्रक है, ये है स्टेरेडियन, इंग्लिश में स्टेरेडियन। बताओ साहब, ये हो गए हमारे मात्रक, ये हो गई हमारी यूनिट्स कंप्लीट। तो हमने जो मात्रक चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से कर लिया। सर एसआई सिस्टम नहीं पढ़ाएंगे? पाल जी, पाल जी, जब एसआई सिस्टम हम तब पढ़ाएंगे जब ये जो संस्कृत का पाठ पढ़ रहे हैं ना हम भैया, जब इसको कवर कर लेंगे तब हम एसआई सिस्टम पढ़ेंगे। अरे यार तुम ना, मतलब मेरे दिल को इतने टुकड़ों में बांट दिया, इतनी राशियां भी नहीं है। अबे महाराज, एसआई सिस्टम ही तो पढ़ रहे हैं भैया, और किसी को तो डाउट नहीं है ऐसा खतरनाक कि एसआई सिस्टम नहीं पढ़ाएंगे? भैया, भाई साहब, ये एसआई सिस्टम ही चल रहा है। एसआई सिस्टम आपने हेडिंग डाली होगी कल, उसमें दो चीज लिखी होंगी कि परिकल्पना 1960, लागू 1971, और उसके बाद यही नोट करना था कि भैया जी, मूल मात्रक एसआई सिस्टम में पहली कैटेगरी मूल मात्रक आती है, जिनकी संख्या 7 है, जो कि ये हैं। बाकी व्युत्पन्न मात्रक हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, जो पूरी फिजिक्स में पढ़नी है, और दो एक्स्ट्रा आ गए, उनको सप्लीमेंट्री बोल दिया, कहानी खत्म। भाई साहब, किसी और का तो ऐसा डाउट नहीं है यार? ऐसे यार, ऐसे डाउट मत लाओ यार। तुम मुझसे ना रॉकेट साइंस पूछ लो, अगर मुझे आता होगा यहीं बता दूंगा, नहीं आता होगा तो मैं घर से पढ़ के आके बता दूंगा, लेकिन ऐसे जब डाउट पूछते हो ना, मेरा दिल बैठ जाता है बिल्कुल। सुमित सर, कोई बुक बताइए जिससे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी बढ़िया हो जाए। देखो सुमित, तुम मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिससे मैं इंसान भी बन सकूं और जानवर भी बन सकूं। अरे यार मास्टर जी, कैसी बात कर रहे हो तुम, नहीं है पॉसिबल भाई। असल में ये दोनों एग्जाम्स का लेवल ही डिफरेंट है।
तो हम नहीं कर सकते दोनों की तैयारी एक साथ। हाँ, थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो। भाई एनटीपीसी की तैयारी करो तो ग्रुप डी की साइंस को थोड़े अच्छे लेवल पे पढ़ लो, और ग्रुप डी की साइंस पढ़ लियो तो एनटीपीसी के हल्के फुल्के अलग अलग चैप्टर्स हैं उनको पढ़ लो। बाकी थ्योरी अच्छे से करते रहो। और दूसरी चीज, अगर आप अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं तो देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। रेलवे के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अगर आप अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो जितना कर सको। बहुत सारी मार्केट में बुक हैं, कहीं से कुछ भी खरीद लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ढेरों बुक हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं जिन्होंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कंपाइलेशन कर रखा। मुझसे प्लीज बुक का नाम मत पूछना, मैं अलाउड नहीं है मुझे बुक का नाम बताना, ठीक है? आप गूगल पे खूब सर्च कर लेना। चलो बहुत बढ़िया। तो रेडियन और स्टेरेडियन, आओ एक बार इनसे बनने वाले ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है। जैसे देखो, ये पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 13 जून 2022 की परीक्षा में सेकंड शिफ्ट में। इस सवाल का उत्तर सभी करो फटाफट से। अंशुमन तिवारी, क्लास बहुत अच्छी है। तो अक्सर आप सभी के बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट हैं इस तरह के, और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप सभी बड़ी मेहनत से पढ़ने के लिए बैठे हैं। देखो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको फिजिक्स अच्छी समझ में आ रही है, तो इसका श्रेय मैं अपने आप को नहीं देता, मैं आपको ही देता हूँ उसका, क्योंकि आप सभी ना पढ़ने के लिए तत्पर हैं, आतुर हैं। कोई पढ़ाए बस आपको, कोई सिखाए तो सही। और जो व्यक्ति आपको सामने वाला थोड़ा सा अच्छा सिखा देता है, आप बहुत आभारी हो जाते हैं उसके। बड़े प्यारे शानदार से भाई बहन हैं आप। बताइए इसका आंसर। तो अभी के लिए आप लोग लाइव क्लास तो ले ही रहे होंगे बहुत सारे। मेरा विषय तो काफ़ी अभी शुरू हुआ है, बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट के आप ले चुके होंगे। एक तो उनका रिवीजन करो, और उनसे बनने वाले ना क्वेश्चंस को भी करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहो। सप्लीमेंट्री की कोई डेफिनेशन नहीं है, ना पेपर में कभी पूछी जाएगी। जितना लिखवा रहा हूँ सिर्फ उतने से सवाल आएगा, अगर कुछ नहीं लिखवाया तो मान लो कि वो नहीं आएगा पेपर में। तो भाई साहब, केवल क्वेश्चंस करने से आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है? एक सवाल तो देखो ये हो गया जो हमने पढ़ा ही नहीं है। अब मुझे आप इसका उत्तर बताओ। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? अब देखो, मात्रक तो सारे ही लंबाई के हैं जो ऑप्शन में दिए हैं, पता है। लंबाई को चाहे मील में नापो, इंच में नापो, फीट में नापो, मीटर में नापो, लेकिन उसने एक बात बोल दी कि एसआई बताओ, एसआई। तो साहब एसआई यूनिट तो मीटर है, अभी हमने पढ़ा था। लंबाई की एसआई यूनिट मीटर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मीटर। और मैं देख रहा हूँ इसमें किसी का ना गलत उत्तर है भी नहीं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है डी। देखो मेरे कहने का तात्पर्य ये था, यहाँ ये समझाना था कि बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि केवल ना मैं एमसीक्यूज रट लूँ और एमसीक्यू रटने से बात बन जाएगी, जबकि नहीं बनेगी। मैं जो टॉपिक आपको करवाएं इनसे खड़े खड़े मैं 100 सवाल बना दूंगा यहीं, और आप 100 के 100 के जवाब दोगे। लेकिन अगर मैं किसी दूसरे टॉपिक के 100 सवाल ला के आपको रटवाऊं और फिर कल उनको पूछूं तो आप 5 के भी आंसर नहीं कर पाओगे। कुल मिला के हमें कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, थ्योरी को समझना है, क्वेश्चन आप अपने आप उनसे बना ले जाओगे। तो ये सवाल आपको करना नहीं था ना ये पीडीएफ में मिलेगा, मैं जस्ट आपको रियलाइज कराना चाहता था, क्योंकि आज भी और कल भी कुछ बच्चों के डाउट थे कि हमें थोड़ा सा क्वेश्चंस की मदद से, मतलब वो चाह रहे थे कि थ्योरी ना पढ़ा के केवल क्वेश्चंस करा दिए जाएं उन्हें, है ना? क्या हुआ? चलो कोई नहीं, शायद क्लास का कुछ इशू है, हो गया। ठीक है। ठीक है भैया जी, चलो। तो ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। अब यहां से हम चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। एक हमारा चैप्टर हो गया 1 और ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है हमारा मेजरमेंट, है ना? अभी तक आपने यूनिट्स पढ़ा होगा ना, अब पढ़ेंगे मेजरमेंट, यानी कि मापन। आइए देखते हैं एक बार कि मापन में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि केवल क्वेश्चंस को रटने से बात नहीं बनेगी, बट अगर आप थ्योरी को समझ लेते हैं तो कैसा भी किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए आप उसका उत्तर करने में सक्षम होंगे। अब तो नहीं वीडियो रुक रही है, बताना एक बार। थोड़े कमेंट बड़े कर दो भाई। अभी क्लास ओके है? एक बार थम्स अप करिए। बस बस। ठीक है ना? एक बार थम्स अप कर दीजिए।
तो हम लोग हर एक चैप्टर पढ़ते रहेंगे और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं बताना है, उसको हम जब समझ लेंगे तब पढ़ेंगे, अभी रटना नहीं है, उसको छोड़ दो। तो एक तो क्वेश्चंस करते रहेंगे, साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और उसके एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन होंगे बाकी प्रैक्टिस के लिए, वो हम प्रैक्टिस सेट में कवर कर रहे होंगे। जब आपका एग्जाम वगैरह की डेट आएगी या प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे अलग से, तो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करा दूंगा बाकी क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए जी। तो अब चलते हैं दूसरे चैप्टर पर, मापन पर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं करना है, वो आंसर करने के लिए नहीं दिया था मैंने आपको, रियलाइज कराने के लिए दिया था कि हम हर क्वेश्चन को तब पढ़ेंगे जब हम उनको समझ चुके होंगे, उस राशियों को समझ चुके होंगे। तो कैलोरी आपने नहीं पढ़ा, न्यूटन अभी आपने नहीं पढ़ा, उन्हें समझ लेंगे, आप टक से उसका आंसर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर है? ओके है। चलो भैया जी, शुरू कर लेते हैं। देखिए, मेजरमेंट क्या होता है, मापन क्या होता है। मापन का मतलब बेसिकली कि किसी चीज को मापना है, किसी चीज का मेजरमेंट करना है। अब यहाँ से पेपर में क्या सवाल आता है, देखिए। तो पेपर में आने वाले सवालों के लिए सबसे पहले तो आपको पढ़नी है 10 की पावर्स, 10 की घातें। और 10 की ना दो तरह की घातें होती हैं। अच्छा, पहले यही हेडिंग डालो, 10 की घातें। 10 की घात यानी कि पावर ऑफ 10। तो ये हमें बड़ा सीखना जरूरी है, यहाँ से सवाल आने के चांसेस भी होते हैं। पावर्स ऑफ 10, आओ जरा एक बार 10 की घातों को सीखते हैं। और 10 की ना दो तरह की घातें होती हैं, एक प्लस की घातें होती हैं और एक माइनस की घातें होती हैं। सीधा सीधा आपको याद रखना है। जैसे देखो, अगर प्लस की घातें पढ़ोगे, अच्छा यहाँ पे लिख लो, चलो पहले पॉजिटिव पावर्स, पॉजिटिव पावर्स यानी कि धनात्मक घातें, धनात्मक घातें। देखो कौन कौन सी घातें धनात्मक होती हैं। जैसे 10 की पावर 3 पूछेगा आपको। पावर्स क्यों लिखते हैं हम? ताकि चीजों को शॉर्ट में लिखा जा सके। जैसे मान लो मुझे लिखना है ये बार बार, तो मैं इतना बड़ा ना लिख के 10 की पावर 3 लिख देता हूँ। तो 10 की पावर 3 का मतलब है कि एक के आगे 3 जीरो। अब लैंग्वेज वाइज इसको क्या बोला जाता है? अब मैं इसको बार बार ये बोलूं 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं बोलता हूं इसको किलो। तो आप याद रखेंगे कि 10 की पावर 3 का मतलब है कि एक के आगे 3 जीरो, और 10 की पावर 3 को किलो बोला जाता है। अब जैसे देखो, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, पेपर में सवाल कैसे आता है। तो इससे कोई भी सवाल बन सकता है। जैसे इसे किसी भी राशि के मात्रक के सामने लगा दिया जाता है। जैसे मीटर है, तो मीटर के सामने अगर लगा दोगे आप इसे, तो क्या बन जाएगा, किलोमीटर। तो पूछेगा बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर। तो आपको पता है भैया, किलो का मतलब तो 1000 है। किलो का मतलब कितना है, 1000 या 10 की पावर 3, जैसा ऑप्शन में देगा। तो 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 मीटर, खत्म। ऐसे ही देखिए, दूसरा आपसे पूछा जाएगा, दूसरा आपसे पूछा जाएगा 10 की पावर 6। और 10 की पावर 6 का मतलब होता है, अच्छा इसको हिंदी में लिख दूं, किलो। 10 की पावर 6 का मतलब है मेगा। 10 की पावर 6 का मतलब है मेगा। तो जैसे शक्ति का मात्रक है वॉट, उसके साथ हमने लगा दिया मेगा, तो मेगावाट बन गया। तो 1 मेगावाट में कितने वॉट भैया, 10 की पावर 6। तो मेगा का याद रखो, बाकी किसी के पीछे लगाते चले जाओ। उसके बाद आता है आपका 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 को हम लोग बोलते हैं गीगा। 10 की पावर 9 को हम लोगों ने बोल दिया गीगा। अच्छा, अभी भी ना क्लास में कुछ दिक्कत आ रही है बच्चों को कि क्लास ठीक नहीं चल रही है। एक बार सभी थम्स अप करके वेरीफाई करिए कि हाँ भैया क्लास ओके है। प्लीज़ एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि अगर क्लास सही नहीं होगी तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ाने का। तभी शुरू करेंगे जब क्लास सही हो जाएगी। प्लीज़ एक बार सभी ऑन रिक्वेस्ट वेरीफाई कर दीजिए। और कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट है, भैया डीप पढ़ाइए। देखो भाई, चलो डीप पढ़ लेंगे। अच्छा, पहले क्लास का बताओ। चलो क्लास ओके है, इट्स ओके। अब देखो साथी, डीप का तो ऐसा है कि भैया
मैं आपसे ये वादा करता हूं कि एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करोगे वो आपसे छूटेगा नहीं। बाकी अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में हम साइंटिस्ट बनेंगे तो माफ़ी चाहूँगा, वो नहीं बन पाएंगे बस हम, है ना। बाकी एनटीपीसी के लेवल पे कुछ नहीं छूटेगा, आपको कभी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब पढ़ते हैं भैया जी। ये तो हो गई पॉजिटिव पावर्स। पॉजिटिव पावर्स में इतना ही पढ़ना होता है, यही पॉजिटिव पावर्स आपसे पूछी जाती हैं। बाकी देखिए, नेगेटिव पावर्स से ज़्यादा पूछा जाता है, तो ऋणात्मक घातों से ज़्यादा पूछा जाता है। ऋणात्मक घात यानी कि नेगेटिव पावर्स। आओ जरा एक बार देखते हैं नेगेटिव पावर्स क्या होती हैं। तो नेगेटिव में ज़्यादा पूछा जाता है, नंबर मत डालो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे 10⁻⁻1, तो याद रखना 10⁻⁻1 को बोलते हैं हम डेसी। दूसरा 10⁻⁻2, 10⁻⁻2 को हम बोलते हैं सेंटी। देखिए एक चीज याद रखना कि जो नेगेटिव पावर्स होती है ना, उनका पहला लेटर हम हमेशा स्मॉल लेते हैं, और जो धनात्मक घातें पॉजिटिव पावर्स होती हैं उनका पहला लेटर हम हमेशा कैपिटल लेते हैं। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। एक आता है अब 10⁻−3, ये भी पूछा जाता है, तो ये होता है आपका मिली। और देखो मिली का एम लेंगे छोटा, अगर बड़ा एम दिखे तो मेगा और छोटा एम दिखे तो मिली। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। 10⁻−6, 10⁻−6 को आप पढ़ोगे माइक्रो, ठीक है, छोटा एम और माइक्रो। अब देखो भाई, अगर उसने छोटा एम लिख दिया तो वो तो मिली हो गया, तो भैया माइक्रो के लिए क्या लिखेगा? माइक्रो के लिए छोटा एम नहीं लिखेगा, माइक्रो का सिंबल है ये। अगर वो माइक्रो लिखवाना चाहेगा तो ऐसा देगा, एम का मतलब, छोटे एम का मतलब मिली हो जाएगा, और इस सिंबल का मतलब माइक्रो हो जाएगा, इसलिए उसने अलग संकेत लिया, ठीक है। अच्छा, 10⁻−9, तो 10⁻−9 का मतलब हो गया नैनो। फिर पूछा जाता है 10⁻−10, 10⁻−10, तो ये होता है भैया जी एंगस्ट्रॉम। 10⁻−10 को हम लोग बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। अब आता है 10⁻−12, 11 नहीं पूछा जाता है, 6, 7, 8 नहीं पूछे जाते हैं, ठीक। 10⁻−12, -12 का मतलब होता है पीको। इसको ना छोटा ए लिखिए, ये क्या लिखा जाएगा? छोटा ए, आप लिखोगे छोटा ए, एंगस्ट्रॉम, पीको, ठीक। अब देखो यहां तक तो आसानी से याद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के बाद वाले जो है ना, जैसे कि 15 है, जैसे कि 18 है, जैसे कि 21 है, जैसे कि 24 है, ये बड़ी मुश्किल से याद होते हैं। तो इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है। अकबर के दरबार का एक रत्न है, कौन है? फैजी, FAZY, ऐसे याद रखो, फैजी। तो एफ का मतलब क्या हो जाएगा? एफ का मतलब हो जाएगा फेमटो, या इसी को छोटा एफ लिखना फर्मी भी कहते हैं। या तो वो फेमटो लिखेगा या फर्मी लिखेगा। तो फेमटो या फर्मी का मतलब 10⁻−15। ए का मतलब होता है एट्टो, ए का मतलब होता है एट्टो। जेड का मतलब होता है जेप्टो, जेड का मतलब होता है जेप्टो। वाई का मतलब होता है योक्टो, वाई का मतलब होता है योग, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 10 की पावर्स प्लस की और माइनस की। नैनो में मैंने अगर कैपिटल लिख दिया है तो बाई मिस्टेक है वो, उसको सही कर लो, ये कर लो, ठीक है, छोटा एन। हाँ बिल्कुल। एंगस्ट्रॉम देखो सबके प्रतीक नहीं होते हैं, जैसे माइक्रोन का प्रतीक है, माइक्रो का प्रतीक है, वैसे एंगस्ट्रोम का भी प्रतीक है। एंगस्ट्रोम का प्रतीक है ए के ऊपर 0 लगा दो बस। तो एक तो देखो इनसे सीधा सवाल बन जाएगा, एक तो डायरेक्ट सवाल बन जाएगा। जैसे क्या पूछेगा, एक सेकंड रुक जाना, अभी नोट कर रहे हो तो। जैसे सवाल पूछेगा कि बताइए, आपसे पूछेगा कि एक एक क्वेश्चन आ गया, चलो अगली स्लाइड पे लेते हैं, नोट बाद में कर लेना, पहले समझो कि एक माइक्रोमीटर में, सवाल आएगा एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखो माइक्रो को किसी के साथ लगा दो, मीटर के साथ लगा दो, ग्राम के साथ लगा दो तो माइक्रोग्राम बन जाएगा, सेकंड के साथ लगा दो तो माइक्रो सेकंड बन जाएगा।
किसी भी यूनिट के साथ आप लगा सकते हो। एम्पियर के साथ लगा दो तो माइक्रो एम्पियर बन जाएगा। तो साहब माइक्रो का मतलब क्या है, हमें केवल ये देखना है बस। तो भैया माइक्रो का मतलब है 10⁻⁻6, कहानी खत्म। तो इस तरीके से इससे सवाल पूछे जाते हैं। जरा बताइए कि हाँ जी, अगर इस स्लाइड से डायरेक्ट सवाल बना तो मैं उसे बहुत अच्छे से क्लियर कर लूंगा। जरा एक बार थम्स अप करिए। सर क्यों कैपिटल में नहीं लिख सकते हैं? देखो, एक तो पहली बात मैंने आपको समझाया था कि क्यों वाले जवाब छोड़ दीजिए। बेशक आप साइंस पढ़ रहे हैं, मैं आपकी उत्सुकता समझता हूँ, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है और ना हमारा उतना स्तर है। ठीक, दूसरी चीज पता है, देखो समझो आप थोड़ा सा कि मान लो आप मुझसे पूछो भैया एसी कैसे काम करता है, तो मैं तो ठीक है मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं तो आपको अच्छे से समझा दूंगा। या आप मुझसे पूछो कि भैया ये बाइक कैसे काम करती है, मैंने बड़े अच्छे से पढ़ा है, मैं कहूँगा भैया बाइक में एक इंजन लगा होता है जिसमें आप फ्यूल डालते हो। मान लो आपने पेट्रोल डाला तो पेट्रोल में पहला स्ट्रोक वैक्यूम स्ट्रोक होगा, सक्शन स्ट्रोक होगा, उसके बाद फ्यूल उसमें जाएगा, उसके हेड सेक्शन में जाएगा, फिर नीचे से आपका पिस्टन आएगा, पिस्टन उसको कंप्रेस करेगा, देन कंबशन होगा, देन एग्जॉस्ट होगा। उसके बाद उसमें व्हील्स लगे होते हैं और उसमें टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए आपका एक टॉर्क मैकेनिज्म लगी होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर मैं समझा भी रहा हूँ, आपको कुछ समझ आया? कुछ नहीं समझ में आया। अगर आप जानना चाहते हैं बाइक कैसे काम करती है, तो ये खड़े खड़े समझा पाना असंभव है। उसके लिए फिर आपको ये सक्शन, ये इंजन, ये टॉर्क, ये वो सब चीज़ें समझ आनी चाहिए। और ये 2-2 4-4 साल के काम होते हैं। इंजीनियरिंग 4 साल की इसीलिए तो है, एक साल में क्यों नहीं कोई सीख लेता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों के जवाब पे मत आइए, क्योंकि क्यों का जवाब देने में तो आपका भी टाइम जाएगा और मेरा भी टाइम जाएगा। ठीक है जी। दूसरा, आपको मैंने समझाया था कि जी क्यों नहीं लिख सकते बड़े में। भाई मैंने आपको समझाया था कि देखो, अब मान लो एक ऐसा सवाल आया, मान लो एक ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बताओ, ऐसे पूछेगा वो 1 mg, ठीक है, 1 या m ग्राम लिख दिया, 1 m ग्राम में कितने ग्राम, ऐसे पूछा उसने, कितने ग्राम। तो इसका मतलब क्या है बोलो, मिली है या मेगा है? क्या है इसका मतलब, मिली है या मेगा है? अच्छा, दूसरा सवाल आया कि 1 m ग्राम में कितने ग्राम। तो अब आपको कैसे पता लगे? अरे वो छोटा है, छोटे पावर माइनस में होती है, तो माइनस का मतलब क्या है, मिली, तो 10⁻³ अच्छा, बड़ा एम है तो हमें पता है भैया मेगा है, बड़ा है तो मेगा है, तो मेगा का मतलब क्या है, 10⁻6। ये हो गया, इसलिए छोटे बड़े में रखा जाता है। मैंने आपको समझाया तो था अच्छे से। तो मैं वादा करता हूं कि जितना हम स्क्रीन पे लिख रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपनी तरफ से करते रहो। जितना मैं आपको, कभी हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, प्रैक्टिस सेट में चलेंगे, उससे बाहर कहीं कोई सवाल नहीं जाएगा। तो भैया जी ये हो गया मापन चैप्टर का पहला पॉइंट। और मेजरमेंट में अभी तो देखो ये हो गया कि इनसे डायरेक्ट सवाल। अब देखो, हर एक टॉपिक से ना दो तरीके के सवाल आते हैं। एक तो सीधे सीधे सवाल, और एक होते हैं घुमा के पूछे जाने वाले सवाल। तो प्यारे बच्चे, घुमा के पूछे जाने वाले सवालों को हम लोग मंडे की क्लास में कवर करेंगे, और साथ ही इसमें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्र पढ़ेंगे, जिनसे एनटीपीसी में सवाल पूछा ही पूछा जाता है। और फिर मापन चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम कर रहे होंगे। तो देखिए जी, दो बात तो मैंने आपको बताई। तो देखिए साहब, ये दो बात तो मैंने अभी आपको बता दी क्या क्या करना है। एक तो आपको अच्छे से सारी की सारी क्लासेस कवर करनी है, कॉन्सेप्ट लेने हैं, समझना है, और दूसरा रात को सोने से पहले रिवीजन करना है। तीसरा पॉइंट मैं आज ऐड करता हूं, आपको ना संडे वाला रिवीजन करना है। संडे रिवीजन में क्या करना होता है आपको, क्लास तो आपकी चलेंगी नहीं, तो आपको जितना आपने पढ़ा है अब तक, जितना शुरू से अब तक पढ़ा है, उस पूरे का रिवीजन करिए, ताकि आपको वो सारी चीज़ें रिकॉल रहें। सना खान, अगर ये पहले बता देते, 4-5 सेकंड ना जाती, आपकी बातें सुनने में चली जाती। आप समझते कहाँ हो? जब तक आपको ठीक ठाक से एक एग्जाम्पल ना दे तो आप मानते ही नहीं हो। अगर मैं ये कहता कि नहीं भाई हम नहीं समझेंगे, तो तुम तो उल्टा ये कह दो कि मास्टर को ही नहीं आता है। तो असल में पहले समझाना पड़ता है कि हाँ भैया मास्टर को आता है, बट आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ना
आपको वो चीज़ें आती हैं और ना उसकी ज़रूरत भी है। हमें जितनी ज़रूरत है हम उतना पढ़ेंगे। चलो, बाकी आप सभी भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप सभी के कमेंट्स हमेशा होते हैं। और माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आपको मेरे उन साथियों की वजह से होता है कि जो एक सही ट्रैक पर नहीं है। लेकिन देखो, मैं आप सभी से ना रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी मैं उनके कमेंट लूँ भी ना, तो मुझे भी पता है कि जो सीरियस पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो हमेशा उन कमेंट से डिस्टर्ब होता है, लेकिन वो ज़रूरी है। अगर मान लो हमारे 1 मिनट देने से, 30 सेकंड देने से किसी बच्चे को कुछ समझ में आ जाए, वो सही दिशा में आ जाए, तो ये आपका भी सहयोग होगा और मेरा भी सहयोग होगा इसके लिए। तो सभी को समझाते हुए चलेंगे, साथ लेकर चलेंगे, बाकी इस यात्रा को एक यादगार यात्रा बनाएँगे। चलिए, फिर मिलते हैं मंडे की क्लास में। तब तक मेरे आप सभी साथियों को, बहन-भाइयों को नमस्कार, धन्यवाद। रितेश कह रहे हैं सर रिवीजन करा दीजिए। हाँ, चलो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। ठीक है, शुरू में लास्ट में एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट सा। तो देखो, शुरू से ही कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी तक? फिजिक्स पढ़ी, और फिजिक्स में हमने देखा था कि क्वांटिटीज़ की स्टडी होती है, उसके लिए हमें मतलब क्वांटिटीज़ पढ़नी है, और क्वांटिटीज़ को समझने के लिए यूनिट्स पढ़नी है। यूनिट्स के 3 सिस्टम पढ़े हमने, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तीनों से बात नहीं बनी तो हमने एसआई सिस्टम पढ़ा। एसआई सिस्टम में हमने यूनिट्स को 3 तरीके से बाइफरकेट किया। सबसे पहली यूनिट थी फंडामेंटल यूनिट्स, यानी मूल मात्रक, जिसमें 7 हैं और उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। बाकी को हमने व्युत्पन्न मात्रक बोला, ड्राइव्ड यूनिट्स बोला, जिनको व्यक्त जो मूल मात्रकों से बनती हैं, जो कि फंडामेंटल से ही बनती हैं। फिर 2 और बच गए थे, जिनको हमने सप्लीमेंट्री कैटेगरी में डाल दिया, संपूरक मात्रकों में डाल दिया। रेडियन, स्टेरेडियन, कोण और घन कोण के मात्रक होते हैं। यहाँ हमारा चैप्टर किनारे हो जाता है। दूसरा चैप्टर आपका मापन शुरू होता है, मेजरमेंट, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आपको पावर्स की जानकारी रखनी है कि कौन सी प्लस की पावर को क्या बोलते हैं और कौन सी माइनस की पावर को सिर्फ क्या बोलते हैं, ये पढ़ना है। तो 10 की पावर 3, 6, 9 किलो, मेगा, गीगा पढ़ी हमने। फिर 10 की पावर माइनस में काफ़ी सारी पावर्स हैं, उनको आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया कि हमें कुछ क्वेश्चन सीधे आते हैं, तो सीधे बनने वाले प्रश्नों को सभी कर देते हैं, लेकिन जो घुमा के क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें सभी नहीं कर पाते हैं। और असल में जो कंपटीशन होता है, वो सीधे सवालों में नहीं होता है, वो उनमें ही होता है जो घुमा के पूछे जाते हैं। तो घुमा के पूछे जाने वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे से हम तैयार करेंगे, हर टॉपिक के साथ कवर करते हुए चलेंगे, और सबसे लास्ट में पूरे चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा एक फॉर्मेट रहेगा आगे बढ़ने का। इसमें आप क्या कर सकते हो, तो आप अपनी तरफ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी करते रहिए, ढेरों मार्केट में बुक्स हैं उसके लिए। मिलते हैं मंडे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।